ओके। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सरस्वती कॉलेज का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक मैथ्स 2 का यूनिट टेस्ट 2। राइट। ये जो क्वेश्चन बैंक यूनिट टेस्ट 2 का है, इसमें सारे ब्रांचेस के लिए कॉमन क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है कॉलेज ने, बरोबर ना? ऐसा नो। और तो इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन है सारे डिस्कस करेंगे। टाइप वाइज हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। क्वेश्चन बैंक में आपको मिक्स क्वेश्चन दिए हैं। हर चैप्टर के क्वेश्चन आप देखोगे तो मिक्स करके दिए, तो मैंने उन क्वेश्चन को सबसे पहले सॉर्ट आउट किया है चैप्टर वाइज। और चैप्टर वाइज हम लोग इस वीडियो में सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, यस और नो? तो ये जो क्वेश्चन बैंक में सॉल्व कर रहा हूँ, ये थोड़ा रिवीजन काइंड ऑफ आप समझ सकते हो इसको। सिलेबस तो हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन मैं ले रहा हूँ आपका। क्वेश्चन बैंक में हो सकता है एक आध दूसरा कोई क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो, अलग हो, तो वो क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखो, लास्ट तक देखोगे इस वीडियो को तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। सारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। राइट। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यस, लाइन एकदम बराबर लिखा है, मैथ्स का डर खत्म करने वाला हूँ। यस, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का क्रैश कोर्स पासिंग के गारंटी के साथ लेके आया हूँ। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में अपना क्रैश कोर्स चालू होगा। 1 अप्रैल से नहीं, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में क्रैश कोर्स चालू होगा। मेरे ख्याल से भी जैसे आपका यूनिट टेस्ट खत्म होगा, यूनिट टेस्ट खत्म होने के बाद ही क्रैश कोर्स चालू करना चाहिए। यूनिट टेस्ट 1 अप्रैल से चालू हो रहा है मेरे ख्याल से, है कि नहीं? ऐसा हो। तो 1 अप्रैल के बाद, ठीक है, आपका यूनिट टेस्ट चालू होगा, 2-3 दिन चलेगा यूनिट टेस्ट। उसके बाद हम लोग क्रैश कोर्स अनाउंस करने वाले हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस नंबर के ऊपर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो क्रैश कोर्स के लिए। डेफिनेटली आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, व्हाट्सएप करो। आपको डिटेल्स शेयर किए जाएंगे, क्रैश कोर्स का शेड्यूल शेयर किया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस क्रैश कोर्स में कवर किया जाएगा स्टार्ट टू एंड। ये सिर्फ मैथ्स 1 मैथ्स 2 का ही नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। क्रैश कोर्स में आपको कंप्लीट सिलेबस तो मिलेगा ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर क्रैश कोर्स में हम लोग फोकस करते हैं। सेमिस्टर में हो सकता है कि अच्छे से पढ़ाई नहीं किया हो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस अपने लाइफ में है कि नहीं? तो जो टाइम, ठीक है, चला गया है, वापस तो नहीं आएगा, लेकिन चलो जो टाइम अपने पास है अभी, उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं और आने वाले सेमेस्टर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। राइट। तो ये क्रैश कोर्स बहुत हेल्प करेगा आपकी। मैथ्स 1 मैथ्स 2 के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्रैश कोर्सेज मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस नंबर को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कीजिए। राइट। कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे बैठे हैं जो मुझे हेल्प करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। राइट। तो तैयार है ना? शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक। सबसे पहला चैप्टर जो आपके क्वेश्चन बैंक में मुझे दिखा वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इजी, सबसे छोटा क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और मुझे पक्का ऐसा लगता है कि ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में आएगा, फाइनल एग्जाम में तो आता ही है, कंपलसरी आता है। क्वेश्चन बैंक में भी ये ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन है, आएगा। यस और नो? फोकस किया है? एक बार चेक कीजिए बेटा, स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा हाँ लॉन्ग प्रेस कीजिए। यस, फोकस है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। चलो चालू करते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सब लोग ध्यान देना, बरोबर? यस और नो? सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, गो थ्रू करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहला क्वेश्चन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फटाफट करेंगे, रुकेंगे नहीं। लिखने के लिए टाइम नहीं दूंगा। हर क्वेश्चन सॉल्व करने का वीडियो को आप पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, काम हो जाएगा। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सर, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड कैसे करते हैं? ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिखता हूं, ध्यान देना अच्छे से। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और क्या फाइंड करना है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ, बोलो, हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ओके, एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऐसा मैंने आपको फॉर्मूला लेक्चर में भी लिख के दिया था। हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए, डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन बैंक में मैंने देखा तो मुझे थोड़ा लगा कि क्वेश्चन थोड़े से इजी क्वेश्चंस है। राइट। चलो तो काम हो जाएगा। रेडी? तो ये आपका ऑर्डर एंड डिग्री का फॉर्मूला है, यस और नो? चलो, तो ऑर्डर एंड डिग्री दोनों फाइंड करने के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव अपने को पहले पता करना पड़ेगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे यहाँ पे 2 डेरिवेटिव दिख रहे हैं, ये एक डेरिवेटिव दिख रहा है और ये भी क्या दिख रहा है? ये दोनों डेरिवेटिव्स आप देख पा रहे हो, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है वो अपने को देखना पड़ेगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब बड़ा डेरिवेटिव।
अभी dy बाय dx बड़ा होता है कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बड़ा होता है? ऑब्वियसली डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव जो है वो बड़ा है, तो इसको हम लोग कहेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव। इस हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर आपको ध्यान रखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव से ही आपको आंसर आपका मिलने वाला है, बाकी इधर आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो चलो लिखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा मैं पहले, फिर मैं लिखूंगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले फॉर्मूला क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है? ये फॉर्मूला लिखने के बाद भी कुछ लोग नहीं समझ पाते मैं क्या कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यस डी का पावर, गलती मत करो, डी का पावर, यस और नो। और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यहाँ पे मैंने ऐसा लिख के दिया था आपको, ब्रैकेट का पावर। क्या लिख के दिया था? बोलना दीदी, ब्रैकेट का पावर, यस और नो। तो ये आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव तो है। हाईएस्ट डेरिवेटिव में डी का जो पावर होता है, डी का पावर क्या है? 2। ये डी का जो पावर होता है ना, उसको ही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। ऐसा एग्जाम में मत लिखो डी का पावर वगैरह, ब्रैकेट का पावर वगैरह। एग्जाम में लिखना तो एग्जाम में ये लिखने का, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, बरोबर है कि नहीं? ये तो अपना टेक्निक है सिंपल बनाने का, यस और नो, क्लियर? तो चलो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है। अभी क्या निकालना है? डिग्री। डिग्री मतलब किसका पावर देखने का? ब्रैकेट का पावर देखेंगे। अभी यहाँ पे कोई ब्रैकेट दिया है क्या? आप देखो यहाँ पे कोई ऐसा ब्रैकेट दिया है क्या? नहीं। हाईएस्ट डेरिवेटिव को कोई ब्रैकेट दिया है क्या? ऐसा कुछ ऐसा ब्रैकेट वगैरह देके इधर स्क्वायर है फिर क्यूब लिखा है क्या? नहीं, कोई ब्रैकेट नहीं है। इसका मतलब ब्रैकेट का पावर 1 है। ब्रैकेट का पावर क्या है? 1। सो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क का हमने सॉल्व कर लिया है। ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना था। इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ऑर्डर एंड डिग्री का ही क्वेश्चन है। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय डायरेक्टली इस क्वेश्चन के ऊपर अटैक मत करो। तुम लोग को आदत है क्वेश्चन दिखा इजी लगा फटाफट सॉल्व करने का, रुको जरा, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा समझदारी से सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें रूट दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हाँ, इसलिए मैंने बोला ये नया आइटम है, पहले क्वेश्चन में रूट थोड़ी था, इसमें रूट है। रूट रहेगा तो एक सिंपल सा रूल है, मैंने आपको लेक्चर में बताया था, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने से पहले अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई रूट है तो उस रूट को हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के बाद ही आप ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट कर सकते हो, यस और नो? तो मैंने क्या लिख के दिया था आपको? मैंने कहा था बिफोर फाइंडिंग, यस बिफोर फाइंडिंग, बोलो, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यस और नो? प्लीज लिखता हूं, प्लीज, बच्चे भूल जाते हैं ना इसलिए इतना प्यार से बता रहा हूं। प्लीज रिमूव ऑल रूट्स फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ रहे हो क्या? रूट को रिमूव कर दो, तो इस रूट को हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए क्या करूं? डायरेक्टली स्क्वायर करूं? नहीं, बच्चे बोलते डायरेक्ट स्क्वायर करो। ये क्वेश्चन मेरे नोट्स का ही क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बरोबर? यस और नो? डायरेक्ट स्क्वायर करोगे तो नहीं, रूट कैंसिल नहीं होगा, बराबर? यस और नो? क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने हैं बेटा? टर्म्स काउंट करना मैं आपको सिखाता हूँ ना हमेशा। इधर 2 टर्म्स है, पहला और ये दूसरा टर्म है, बरोबर है कि नहीं? रूट किस टर्म में है? सेकेंड टर्म में, बराबर है कि नहीं? तो सेकेंड टर्म का रूट हटाना है, फर्स्ट टर्म को डिस्टर्ब नहीं करना। तो सेकेंड टर्म का अगर आपको रूट हटाना है तो सेकेंड टर्म को पहले एक साइड में लेके जाओ, बराबर? जिस टर्म में रूट है उस टर्म को एक साइड में अकेला कर दो, उसके बाद आप जो भी स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, जो भी करना है करो, यस और नो? तो इस रूट को मैं इधर लेके जाऊंगा, बोलो यस और नो? यस, तो ये बन जाएगा, बोलो, डी स्क्वायर वाई, यस एवरीवन, डी एक्स स्क्वायर। ये रूट को उधर लेके जाएंगे तो माइनस, तो जिसका रूट हटाने का है पहले उसको अकेला कर दो, अकेला कर दिया, यस और नो? अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, यस बेटा, स्क्वायरिंग, ध्यान देना, समझ में आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सर ये डबल डेरिवेटिव है, इसका स्क्वायर होगा, बरोबर है? सर इसका स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन हट जाएगा, स्क्वायर किया तो नेगेटिव साइन चला जाता है और रूट भी चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। कुछ खतरनाक लोग मैंने देखे हैं ऐसा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर बोलते हैं, ऐसा लिखो क्या, डी रेस टू 4, है ना?
आपके आसपास भी ऐसे लोग जरूर होंगे, है कि नहीं? ऐसा हो सकता है क्या डी स्क्वायर का स्क्वायर डी रेस टू 4? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये डी स्क्वायर जो है ना, इसका मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपने को कैसे मिलता है? 2 बार डेरिवेटिव निकाल के मिलता है। यस और नो? ये जो आप डी रेस टू 4 लिखते हो, इसका मतलब होता है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचने के लिए, मतलब ये फाइंड करने के लिए आपको 4 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ऐसा डबल डेरिवेटिव का स्क्वायर करके फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं आता, तो कभी भी ऐसा स्क्वायर स्क्वायर सॉल्व नहीं करने का। स्टॉप करो, यहाँ पे आप आ चुके हो, रूट हट चुका है। अभी आप इसका ऑर्डर एंड डिग्री लिख सकते हो, बराबर। चलो गेस करो, ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर मतलब मैंने क्या कहा था? डी का पावर। सर डी का पावर क्या है? 2। और डिग्री मतलब ब्रैकेट का पावर, ब्रैकेट का पावर क्या है? 2। तो इस क्वेश्चन में ऑर्डर भी 2 था और डिग्री भी। तो मेरे ख्याल से सेकंड क्वेश्चन भी एकदम मस्त तुमको समझ में आ गया है। कुछ रट्टा मार के मत जाओ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं सर। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो आ गया। अभी एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में जिसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है। यस और नो? देखो ना, यहाँ पे लिखा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना है। फाइंड करना है किसको? डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। लाइक रेगुलर बैच में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे पॉइंट्स लिख के दिए। अभी टाइम कम होने की वजह से हम लोग हर चीज को वापस डिस्कस नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा मैं फास्ट जाने वाला हूँ, वीडियो को शॉर्ट रखने का है। बराबर, ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आपको फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, लेक्चर में बैठना पड़ेगा। यस और नो? क्लियर? चलो करना क्या है थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में 19-20 हुआ है। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ए, ये e रेस टू x ऊपर रहेगा ना, और ये b e रेस टू माइनस एक्स भी ऊपर है। वो एक्चुअली सामने टाइप हुआ है, लेकिन वो है ऊपर, वो है ऊपर, बरोबर। तो ऐसा आपका y है। ये जो y आपको दिया है ना, इसको बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फंक्शन। इसको बोलते हैं फंक्शन। तो आपको क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया है, आपको करना क्या है? आपको फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या फाइंड करना है? कैसे करेंगे? सिंपल है, वीडियो पॉज करो। हाँ, तो फंक्शन दिया है और हमें फाइंड क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम फॉर्मेशन बोलते हैं। इन दी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन वी डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है। कितनी बार? जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे उतनी बार। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है? आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब ए और बी। वो क्या होता है, किसको बोलते हो, मैंने आपको लेक्चर में बताया। अभी हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, फास्ट बढ़ना है, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इस फंक्शन का हमें 2 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, बरोबर है कि नहीं? यस और नो? तो y इज इक्वल टू ए ई रेस टू एक्स प्लस बी रेस टू माइनस एक्स। चलो डेरिवेटिव निकालते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स। y का डेरिवेटिव क्या आएगा? ये तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो। कांस्टेंट अकेला है कि वेरिएबल के साथ है? वेरिएबल के साथ है, तो उसको ऐसा छोड़ दो साइड में। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई रेस टू एक्स। सर बी क्या है? बी भी कांस्टेंट है, अकेला है कि वेरिएबल के साथ है? वेरिएबल के, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ रहेगा तो कांस्टेंट को सॉल्व नहीं करने का, उसको छोड़ देने का, बराबर है कि नहीं? क्योंकि कांस्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल जब एक साथ होंगे तो कांस्टेंट को कभी सॉल्व नहीं करने का, कांस्टेंट को छोड़ दो, वेरिएबल को सॉल्व करो। ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स इंटू -1। कुछ लोगों को ये -1 देख के तकलीफ आएगा, चक्कर आएगा, ये -1 कैसे आया? डेरिवेटिव के बाद कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव के बाद कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो फॉर्मूला सबको पता रहेगा, झुकेगा नहीं साला। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स। अगर मैं तुमको डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 2x पूछूं तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जैसे ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स आता है, वैसे ई रेस टू 2x का ई रेस टू 2x ही आएगा। डेरिवेटिव के बाद कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कोएफिशिएंट मतलब क्या है? देख, ये जो x के बाजू में नंबर दिख रहा है ना, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो उससे अपने को मल्टीप्लाई करने का है, तो आंसर जो भी आएगा उसको खाली इंटू 2 लिखने का, बराबर। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे x के बाजू में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। सबका मालिक एक, बरोबर? यस और नो? तो कोएफिशिएंट क्या है? -1, तो -1 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल सी बात है।
डेरिवेटिव में हम लोग कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, बरोबर है? यस। तो ये बनेगा dy बाय डी एक्स ए रेस टू एक्स, है ना, ए प्लस और ये माइनस माइनस बी रेस टू माइनस एक्स। डेरिवेटिव एक बार नहीं निकालने का, डेरिवेटिव कितनी बार निकालने का? 2 बार निकालने का। तो चलो फिर से एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। dy बाय डी एक्स का डेरिवेटिव निकालूंगा तो सर क्या आएगा? डबल डेरिवेटिव आएगा, है कि नहीं? फिर से बोलो, ए क्या है? कांस्टेंट। अकेला है कि वेरिएबल के साथ है? सॉल्व करो या छोड़ दूं? छोड़ दो, छोड़ दो। बराबर। सॉल्व किसको करेंगे? ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। सर बी को छोड़ दिया। ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन, बरोबर है? कुछ स्टेप्स मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा आगे। छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में हो सकता है 2 मार्क के लिए या फिर 4 मार्क के लिए भी पूछा जाए। क्वेश्चन छोटा है लेकिन ए ई रेस टू एक्स तो ऐसे ही रहेगा। सर करना क्या है अभी? माइनस 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 प्लस करने का, बरोबर? तो 2 बार डेरिवेटिव तो हमने निकाल लिया है। डेरिवेटिव्स निकालने के बाद आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना होता है, मतलब आपके आंसर में आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं दिखने चाहिए। अब इनको कैसे एलिमिनेट करेंगे? ए रेस टू एक्स प्लस बी रेस टू माइनस एक्स। यहाँ पे देखो, ए रेस टू एक्स प्लस बी रेस टू माइनस एक्स, इसका वैल्यू क्या दिख रहा है? इसका वैल्यू क्या है? y। तो ये ए रेस टू एक्स प्लस बी रेस टू माइनस एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे y। यस और नो? y को आप ले लीजिए लेफ्ट साइड में, है कि नहीं? तो ये ऐसा आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। समझे क्या? समझा क्या? इक्वल टू 0 आएगा तो अच्छा लगता है, ऐसा इक्वेशन आ गया ऐसा फील आता है, बराबर है कि नहीं? तो ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर लिया है। समझ में आया? एक ही क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन बैंक में फॉर्मेशन का था, वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे के क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्यूशन के ऊपर होंगे। सॉल्यूशन जो होता है वो फॉर्मेशन के उल्टा होता है। अभी फॉर्मेशन में हमने क्या किया? फॉर्मेशन में अपने को क्या दिया था? फंक्शन दिया था। फंक्शन से हमने क्या किया? डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मेशन। क्वेश्चन में दिया क्या था और हमने क्या फाइंड किया? सॉल्यूशन में उल्टा होता है। सॉल्यूशन में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, हम लोग फंक्शन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? फंक्शन फाइंड करेंगे, बराबर है कि नहीं? अभी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग अलग मेथड्स है। एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में भी 2 टाइप आते हैं, बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स एंड बाय सब्स्टिट्यूशन। आपके क्वेश्चन में बाय सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। फिर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देखो यहाँ पे नाम में लिखा है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल्स अपने पास 2 होते हैं, एक्स और वाई। अपने को वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करना है? इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में सारे वाई के टर्म्स आने चाहिए। किसके टर्म्स आने चाहिए? वाई के। हाँ, और साथ में होगा डीवाई। और इक्वल टू के राइट साइड में सारे एक्स के टर्म्स आने चाहिए, बोलो। और साथ में होना चाहिए dx। लेफ्ट साइड में y के टर्म्स, राइट साइड में x के टर्म्स। y के टर्म्स जो भी होंगे उनके साथ dy, x के टर्म्स जो भी होंगे उनके साथ यस। ऐसा अगर आपने अरेंजमेंट कर लिया तो इसको ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। एक बार वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया तो आपको खाली क्या करना है? आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आपको दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन करना है। और बस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो बहुत सिंपल मेथड है ये। 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के, ध्यान देना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ आपको dx कहाँ पे दिख रहा है? राइट साइड में दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में दिख रहा है? dx dx। ए दीदी कुछ भी क्या बोलती है? इंडिकेटर लगा हो गया। इधर dx किस साइड में? राइट साइड में, बरोबर है कि नहीं? ऐसा और नो? बराबर। तो पहले क्या करूंगा मैं? dx को राइट साइड में लेके जाऊंगा, बरोबर है? बोलो e रेस टू वाई dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। कितना चिंदी क्वेश्चन है, आ गया है VSF। ये देखना, e रेस टू वाई, e रेस टू वाई वाई का टर्म है, साथ में dy। एक्स स्क्वायर एक्स का टर्म है और साथ में क्या है? dx। यस और नो? जल्दी बोलो हाँ या ना? यस।
So this is variable separable form. This is variable separable form. आप ऐसा मत लिखना शॉर्टकट में, तुम पूरा स्पेलिंग लिखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. मिल गया VSF. कितना इजी था, पर थोड़ा बहुत रीअरेंज करना पड़ता है, काम हो जाता है. अभी क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन करेंगे आराम से. फॉर्मूला वगैरह बाहर करो, विदाउट फॉर्मूला कुछ नहीं हो सकता. ओके, ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन अभी अभी तो सीखा है ना मैंने. ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स आता है, वैसे ई रेस टू वाई का ई रेस टू आएगा. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिंपल है. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो बाबू इधर देख, ये फॉर्मूला है. अगर ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो बहुत तकलीफ में तू है कि नहीं. ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है. यहाँ पे जैसे एन दिख रहा है, इधर एन की जगह पे क्या है बाबू, अरे एन की जगह पे 2 है. ये अपना आंसर होता है ना. एन का वैल्यू क्या है बोला, एन का वैल्यू 2 है, तो डाल दो यहाँ पे एन की जगह पे 2. तो बोलो क्या लिखो, एक्स रेस टू 2 + 1 मतलब 3/3. बस काम हो गया, काम हो गया. इतना ही करना है. यस सर, इतना ही करना है. आंसर को बॉक्स जरूर करने का हमेशा. बरोबर है सर. नो, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनल एग्जाम हो या फिर यूनिट टेस्ट हो, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा लिखोगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा. और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं फुल मार्क्स की. एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए, फुल मिलना चाहिए. यस और नो. सेमेस्टर 1 में अपने काफी बच्चों का आउट ऑफ मार्क्स मिला है, बराबर ना. आउट ऑफ लाने के लिए परफेक्शन चाहिए, एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए. प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, राइट. सेकेंड क्वेश्चन इसके जैसा ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें ताकत है. क्या है उसमें, तुमको देखते ही समझ में आएगा. सर इधर लफड़ा लग रहा है, क्या लफड़ा है, इधर देखो ना सर. ई रेस टू क्या है, पावर में x माइनस वाई. बरोबर है कि नहीं. ठीक है, समझ लेंगे. हमें वेरिएबल्स को क्या करना है, सेपरेट करना है. लेफ्ट साइड में y के टर्म्स, राइट साइड में x के टर्म. तो x और y को पूरी तरह से क्या करना है, सेपरेट करना है. बरोबर है कि नहीं. लेकिन सर इधर पावर में x और y दिख रहा है. ठीक है ना, पावर को भी सेपरेट कर सकते हैं. पावर को भी सेपरेट कैसे करने का तेरे को सिखाता हूं. इधर देख, तूने बचपन में ऐसा किया रहेगा, x रेस टू a इंटू x रेस टू b इज इक्वल टू x रेस टू a प्लस b. किया था ना ऐसा, कभी किया था ना. नहीं किया था तो तू बचपन से धोखा दे रहा है मम्मी पापा को, है कि नहीं. यस और नो. ये अरे सिंपल है. इसको बोलते हैं पावर को कंबाइन करना. देखना a और b कंबाइन हो गए. अभी हम लोग थोड़े बड़े हो गए, मैच्योर हो गए. अभी हम लोग पावर को सेपरेट करेंगे. क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे. ये देखा, ऐसा उल्टा किया तो पावर सेपरेट होता है. पावर सेपरेट. जब हम पावर को सेपरेट करते हैं ना, तो बेस 2 बार आता है. बेस को 2 बार लिखना पड़ता है. देखो ना, इधर बेस एक ही बार लिखा है, यहाँ पे पावर को हमने कंबाइन किया बेटा, यहाँ पे पावर को सेपरेट किया. यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है बेटा, नहीं है. ठीक है ना. चलो, तो अपने को पावर को क्या करना है बोला, सेपरेट करना है. चलो सेपरेट करते हैं. dy बाई डी एक्स ई रेस टू बोल एक्स. हाँ, बेस को 2 बार लिखना पड़ेगा. देखो ई को 2 बार लिखा ना मैंने, यस और नो. इनटू क्या है इधर, एक्स स्क्वायर. अभी dx को उधर भेजने का, हमेशा dx राइट साइड में होना चाहिए. भेजो dx को राइट साइड में. अरे भेजना जल्दी. भेज दिया. यस, अभी थोड़ा मजा आने वाला है. ये dx क्या करेगा, dx क्या करता है, देखता है आजू बाजू में. उसको कुछ x के टर्म्स मिलते हैं और कुछ y के टर्म्स मिलते हैं. dx क्या करता है, x के टर्म्स को प्यार मोहब्बत से अपने साथ रखता है, बोलता है तू अपना है कि नहीं. और ये dx y का टर्म दिखा ना, ये देखना dx को y का टर्म दिखा ना, तो इसको हकाल देता है, लात मार के उसको हकाल दे, भाग बोलता है इधर से. यस और नो. तो ई रेस टू माइनस वाई को, ठीक है, उसको हकालेगा, वो भगाएगा, बोलेगा जा तू तेरे साइड में जा, dy के पास जा. यस और नो. लेकिन एक्स स्क्वायर को ऐसा बोलेगा क्या, नहीं, वो उसके फैमिली का है ना, dx एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक्स वाले हैं. ई रेस टू एक्स को ऐसा बोलेगा क्या, नहीं. तो इधर कौन आने वाला है, इधर आने वाला है ई रेस टू वाई. इधर ई रेस टू वाई मल्टीप्लाई हो रहा है ना रे, ई रेस टू माइनस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है. जो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड में आके डिवाइड होगा. कॉमन सेंस है. तो ई रेस टू माइनस वाई जब लेफ्ट साइड में आएगा तो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो इसको ऐसा नीचे लिखना पड़ेगा. एकदम आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ. इसका पावर नेगेटिव लग रहा है, कभी भी पावर नेगेटिव नहीं रखने का. ई का पावर नेगेटिव मतलब ई दुखी है कि नहीं, उसको खुश करो, उसको ऊपर लेके जाओ.
ये बन जाएगा बाबू ई रेस टू वाई डी वाई ई रेस टू एक्स। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है? यस, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। बरोबर है कि नहीं? थोड़ा सा हम लोग जगह का एडजस्टमेंट करना चाहेंगे यहाँ पे, बरोबर ना? चलो रेडी, थोड़ा जादू दिखाता हूँ अभी। इसको लेट में लेते हैं ना सर। चलो इंटीग्रेटिंग क्या करना है, बोथ साइड्स। रेडी एवरीवन? इधर भी एक बीच में लाइन मार देते हैं हम। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वीएसएफ आ चुका है। वीएसएफ आने के बाद क्या करने का, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा ई रेस टू वाई डी वाई इज इक्वल टू, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। बरोबर है? यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बोलो यस और नो। वेरी गुड। चलो ई रेस टू वाई का तो इंटीग्रेशन ई रेस टू वाई बच्चे बच्चे को आता है, ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता है ना? आता है ना दीदी? यस, दीदी खुश है आज, सुबह सुबह कुरकुरे खा के बैठी है। राइट साइड का इंटीग्रेशन कैसे करने का? हाँ, u इंटू वी लगाने का। कुछ बच्चे बैठे हैं, सही बता रहे हैं, वेरी गुड। u इंटू वी। u इंटू वी कब लगाते हैं? जब इंटीग्रेशन में दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होता है, तब u इंटू वी लगाया जाता है। बरोबर? यहाँ पे जो ई रेस टू एक्स है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर जो है वो अरिथमेटिक। बाप रे, ये रिसर्च कब किया? अल्जेब्रिक, अल्जेब्रिक, अरिथमेटिक नहीं, अल्जेब्रिक। ओके बेटा, ओके, अल्जेब्रिक बोलते हैं उसको। तो ये एक्सपोनेंशियल और अल्जेब्रिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। यू इंटू वी करना है तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा यू किसे कहना है, वी किसे कहना है। कैसे डिसाइड करते हैं? कैसे डिसाइड करते हैं? शीट बनाए? कैसे कैसे डिसाइड करते हैं? लाइट रूल यूज करते हैं, LIATE। मजाक कर रहा हूँ, अपने बच्चे अच्छे हैं बाबा, ऐसा चीट वगैरह नहीं, ऐसे मजाक करता हूँ बाबा। यस, LIATE। ये एक सीक्वेंस है, पहले ए आ रहा है कि ई आ रहा है? हाँ, इधर इधर इसमें LIA पहले आता है, तो जो पहले आ रहा है उसको यू बोलने का, और ई बाद लास्ट में आ रहा है ना, उसको क्या बोलने का, वी। अगर यू इंटू वी सीखा है, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने बहुत अच्छे से किया है, सब शॉर्टकट टेक्निक सब बताया तुमको मैंने। यस और नो? वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो तुम लोग, यू इंटू वी, है ना? नहीं, मैं करता हूँ, है ना? जिनको आता है पॉज करके ट्राई करो, फिर चेक करो अपना आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस और नो? क्लियर? थोड़ा सा यूनिट के लिए जगह लगेगी मेरे ख्याल से, थोड़ा जगह का बंदोबस्त करता हूँ इधर में। ये पूरा अगर शिफ्ट हो गया तो अच्छी बात है। अरे बाप रे, सिलेक्ट करके शिफ्ट करना पड़ेगा। इधर ही था ना ये? हाँ, ऐसा था। चलो, फॉर्मूला याद है क्या यू इंटू वी का? फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला था u इंटू वी का? फॉर्मूला u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। ऐसा फॉर्मूला है ना यू इंटू वी का? बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है यू इंटू वी का। चलो ये मेथड अगर हम लोग यूज करें, देखते हैं आंसर कैसे आता है। पहले ई रेस टू आई का क्या बोलेंगे? ई रेस टू आई का तो ई रेस टू आएगा। चलो आंसर, ये आपका आंसर है, जो राइट साइड में लिखा है ना, ये क्या है आपका आंसर। तो आंसर चालू कहां से हो रहा है? यू मतलब क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ वी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स। बरोबर? इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है, ध्यान देना जरा। आगे बड़ा इंटीग्रेशन, बड़े इंटीग्रेशन के अंदर क्या करना है? डेरिवेटिव ऑफ यू। डेरिवेटिव ऑफ यू मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा? अरे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, 2x। बरोबर है कि नहीं? इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स क्या आएगा? e रेस टू एक्स। बरोबर है? तो सर ये बन जाएगा e रेस टू y। जरा ध्यान देने का, पढ़ाई करने का। e रेस टू एक्स, 2 को आप कांस्टेंट बोल के बाहर निकालो, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? x इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। बरोबर है सर? यस और नो? जल्दी बोलो, आया ना? यस। इंटीग्रेशन आपने सॉल्व किया तो आपको यहाँ पे प्लस से लिखना पड़ेगा। बरोबर है? यस और नो? अभी यहाँ पे ये इंटीग्रेशन देख के क्या लगता है? डबल सेंचुरी।
है कि नहीं? अरे फिर से यू इंटू लगाना है उसमें। ये देखो, ये अलजेब्रिक आ गया और ये एक्सपोनेंशियल, फिर से दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन। ऐसा होता है, ऐसा सेम क्वेश्चन अपने नोट्स में है, क्लास वर्क में। यू इंटू वी में फिर से यू इंटू वी है, बरोबर है कि नहीं? तो चलो यू इंटू वी में अभी इतना मेहनत इस क्वेश्चन में, मतलब पक्का समझने का, ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आएगा। आएगा तो 4 मार्क के लिए आएगा। यस और नो? क्लियर? अभी मैं उसको सॉल्व किधर करूं, उसको मैं काम करता हूँ, ऐसा इधर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। बोलो, लेफ्ट साइड में क्या है? ई रेस टू वाई इज इक्वल टू, बोलो, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस 2। चलो लगाते हैं यू इंटू बी। सब रेडी है क्या यू इंटू के लिए? वंस मोर यू इंटू बी, रेडी एवरीवन? चलो, क्या बोलता है यू इंटू बी? यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, मतलब क्या? यू किसको बोलेंगे? वही है ना, अलजेब्रिक को यू बोलने का है, एक्सपोनेंशियल को वी बोलने का है, बरोबर है कि नहीं? तो बोलो, यू मतलब एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, बरोबर है कि नहीं? एक्स स्क्वायर नहीं है, अरे दीदी होश में रहने का, एक्स, बरोबर है कि नहीं? ये मत देखो, ये हो गए ना। अभी ये यू इंटू बी मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो अभी यू क्या है मेरा? एक्स, बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू। यू का डेरिवेटिव मतलब एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? अरे एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? अरे मुश्किल है तुम लोग का। डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 आया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी ई रेस टू एक्स, है कि नहीं बेटा? dx और एक प्लस ही अपना है। चलो हो गया। अभी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, काम खत्म। बाहर 2 है ना, ध्यान देने का, समझने का अच्छे से। ये 1 का तो कुछ मतलब है नहीं, 1 इंटू ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स से आता है। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, बरोबर है कि नहीं? चलो अभी क्या करते हैं, इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 एक्स ई रेस टू एक्स, सर माइनस माइनस प्लस होता है, 2 ई रेस टू एक्स। बहुत अगर इच्छा हो गई तो ई रेस टू एक्स को कॉमन निकाल लो, इधर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा -2x, इधर बचेगा +2। ये तुम्हारा आंसर है, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाला सेकंड वाले का चालू इधर हुआ है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, इधर अपना थर्ड पार्ट है, समझा क्या? तो ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। काफी अच्छा क्वेश्चन था, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म था, और उसमें यू इंटू वी में डबल यू इंटू वी था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपने इसको समझ लिया है, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्लियर हो चुका है, देखते हैं आगे क्या है। आगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। कौन सा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ चीजें तुमको पहले समझना पड़ेगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ना, वो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है, बरोबर है कि नहीं? इसका मैंने आपको हिंट बताया था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हिंट क्या है? इसमें 3 टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं? 3, 1 2 3। टोटल इसमें हमेशा कितने टर्म्स होते हैं बेटा? 3 टर्म्स होते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है सॉल्यूशन का। यस, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, बराबर है? और नो फॉर्मूलाज पहले सारे प्रिपेयर कर लो अच्छे से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला यस ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ pdx। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें इस क्वेश्चन में हेल्प करेंगी, तो मैंने उनको बाजू में लिख दिया है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए बोला है। फाइंड इंटीग्रेटिंग, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए बोला है। कुछ लोग है ना पूरा सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, जरूरत है क्या? क्वेश्चन में सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए बोला है? हाँ, मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है मतलब 2 मार्क के लिए आएगा क्वेश्चन, बराबर है कि नहीं? चलो सबसे पहले बोलो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है रे बाबू? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx, बोलना मेरे साथ, प्लस y tan x sin 2x, बरोबर? दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ लोग बोलते हैं आपको कैसे पता चला? अरे दिखता है ना, 3 टर्म्स है ना, 1 2 3, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, बोलो इसका फॉर्म क्या होता है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अच्छा लिखने का, वेयर p इज इक्वल टू, p मतलब y के बाजू वाला। सर y के बाजू में क्या है? तो tan x को p बोलेंगे। q मतलब राइट साइड वाला। सर राइट साइड में क्या है? राइट साइड में sin 2x है, तो यहाँ पे लिखने का sin 2x। चलो p मिल गया है। अभी
हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर का? ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। चलो इसके आगे ही लिखता हूँ मैं ऐसा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। सर पी क्या है? tan x। फॉर्मूला आना चाहिए रे। tan x का इंटीग्रेशन क्या आता है? यस, अपने बच्चों को फॉर्मूला बाय है बाबा, है कि नहीं? उतना ट्रेनिंग दिया तुमको मैंने। लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स, यस और नो? ये लॉग और ये क्या हो जाएगा? लॉग और ये पुराने दुश्मन, है कि नहीं? कैंसिल। तो क्या आया? तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया, मेरा आंसर आ चुका है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना? सेक एक्स। तो मेरे ख्याल से बहुत आराम से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, कोई इशू नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें सॉल्व बोला है। इसमें क्या बोला है? ये नोट्स में है क्वेश्चन अपने, ठीक है, लेकिन चलो फिर भी मैं सॉल्व करता हूं इसको, ध्यान देना जरा। सबसे पहले बोलो, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। बोलो फॉर्म क्या है? dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। बाबू वेयर p इज इक्वल टू, बोलते रहे p इज इक्वल टू tan x। सर q इज इक्वल टू, ये इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी p तरह tan x ही था, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा सेम ही आने वाला है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू पी डी एक्स। सर p क्या है? tan x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x। ये लॉग और ये क्या हो जाएगा? तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक x आ गया, बरोबर है कि नहीं? ऐसा नो? इस क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं, इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन पूछा है, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा इसको पूरा, बरोबर है कि नहीं? तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का फॉर्मूला मैंने प्रीवियस पेज के ऊपर लिखा था, बरोबर? क्या फॉर्मूला था? सॉल्यूशन इज यस y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, बरोबर है? चल तो सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? सेक एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे सेक एक्स लिखने का। इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? यस और नो? सर ये जो सेक एक्स है ना, थोड़ा अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहेगा ध्यान से, तो मैंने हमेशा बोला है सेक एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है? हाँ, कॉस एक्स का। तो सेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 कॉस एक्स। छोटा सा मारामारी होने वाला है इधर, कॉस और ये इधर का कॉस कैंसिल होगा तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। तो अपना आंसर आ चुका है y sec x इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिस्कस किया, बस अभी एक ही टाइप बाकी है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा? हाँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। शुरू करें। थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले आई स्कीम के सिलेबस में ये टाइप नहीं था, ये स्कीप स्कीम के लिए स्पेशली इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। दिस इज इन द फॉर्म, ध्यान देना जरा, दिस इज इन द फॉर्म। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म अगर किसी को पता रहेगा, मैंने बताया रे लेक्चर में अपना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, बराबर। हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए और मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस किए एग्जैक्ट के। क्वेश्चन बैंक में हमने देखा तो इतने कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं, एकदम इजी इजी क्वेश्चन डाले, लेकिन एमएसबीटी के पेपर में टफ क्वेश्चंस आएंगे, तो इतना करके खुश मत होना, नोट्स के सारे क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना। ओके, फॉर्म तो आपको पता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। सर ये फॉर्म क्या है? कुछ नहीं है रे बाबा, इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखना है क्या? इक्वल टू 0 होना चाहिए, है क्या? यस, इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेफ्ट साइड में दो टर्म होने चाहिए, एक dx वाला होना चाहिए, देखो ये dx वाला टर्म दिख रहा है यहाँ पे, और दूसरा कौन सा होना चाहिए? dy वाला होना चाहिए। यस, तो फॉर्म बरोबर है। इसमें एक कंडीशन होता है, क्या होता है? डो m बाय डो आई इज इक्वल टू डो n बाय डो m बाय डो x या डो m बाय डो आई। बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये याद कैसे रखें। मैंने इसका एक टेक्निक बनाया, मैं आपको बताता हूँ, कभी भूलने का नहीं। ये भी कंडीशन कुछ देर के लिए होल्ड पर रखो, यहाँ पे इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। क्या बताता हूँ?
तुमको सिर्फ है ना एक ही चीज याद रखने का है, फॉर्म। फॉर्म याद रहेगा, तुम लोग को सॉल्यूशन आएगा, कंडीशन भी आएगा। कैसे? फॉर्म क्या है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। सेम इधर लिखने का, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। सोल्यूशन में हमेशा सी आता है। आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, उसमें भी प्लस सी लिखते थे। इसमें भी क्या आएगा? सी आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे प्लीज जीरो मत लिखो, यहाँ पे सी लिखो, क्योंकि सोल्यूशन है, सोल्यूशन में सी है। कभी भी हम कॉपी करते तो पूरा एच डी थोड़ी कॉपी करते हैं, थोड़ा तो चेंज करते हैं ना, वैसा। तो पूरा कॉपी करने का, लेकिन थोड़ा ये जीरो को क्या लिखने का? सी लिखने का, बरोबर। सिर्फ इसमें चेंज क्या है? इसमें इंटीग्रेशन डालने का, यस। तो अगर आपको फॉर्म आता है तो आप सॉल्यूशन लिख सकते हो, सेम है, बस इंटीग्रेशन डाला है। इसमें एन के ऊपर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? टर्म्स। अभी तुम मत पूछो ये क्या है, मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा, बरोबर। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों अपोजिट होते हैं कि एक जैसे होते हैं? दोनों, हाँ, इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, है कि नहीं? लेकिन सिमिलरिटी एक ही, अपने को दोनों नहीं आता है। है ना? इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, बरोबर। तो अगर इंटीग्रेशन में हम लोग m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, देखना, m dx मतलब m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन अगर विद रिस्पेक्ट टू x करे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट रहेगा ना, y। समझा क्या? यस और नो? तो देख, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा। सेम n के लिए, n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू तो डेरिवेटिव, हाँ, गलती मत करना, समझा क्या? यस और नो? चलो, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पास आ चुका है, काम चालू करते हैं। दिस इज इन दी फॉर्म, क्या फॉर्म है इसका? बोलो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, बरोबर। अपने को यहाँ पे m मिल जाएगा और n मिल जाएगा। m मतलब dx के बाजू वाला, क्या है रे? 2xy प्लस वाई माइनस 10y। इस क्वेश्चन में भी मैंने थोड़ा करेक्शन किया है, इधर ये x नीचे आ गया था, ऐसा नीचे गिर गया था, चेक करना क्वेश्चन में। x2 आया था, ये 2 भी नीचे गिर गया था, ये सेक भी, सेक नहीं, 2 नीचे गिर गया था, बहुत मेहनत से ऊपर उठाया उसको भी। ठीक है, चलो आगे। सर n क्या है? बोलना दीदी। हाँ 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 हाँ, प्लस एक्स स्क्वायर वाई। m और n आ गया। अभी अपने को डेरिवेटिव निकालने का बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला हूं, ध्यान से सुनो। डेरिवेटिव निकालना है अपने को दो, एक डो एम बाय डो वाई निकालना है, दूसरा कौन सा निकालना है? डो एन बाय डो एक्स। ये दोनों डेरिवेटिव्स का आंसर है ना इक्वल आना चाहिए, तो ये तुम्हारा कंडीशन क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। और कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ही तुम लोग सॉल्यूशन के ऊपर जा सकते हो। डायरेक्ट फॉर्म के बाद सॉल्यूशन लिखने का नहीं है, इसमें कंडीशन चेक करके फिर सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। तो चलो पहले हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, मेरे ख्याल से तुम लोग रेडी हो, यस और नो? चलो ध्यान देना, बहुत सिंपल है, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। डो एम बाय डो वाई, ये डी थोड़ा सा बेंड हो गया है ना। हम लोग नॉर्मली डेरिवेटिव को ऐसा लिखते हैं ना, डी वाई बाय डी एक्स, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो डी थोड़ा सा बेंड हो गया है ना, ऐसा। इसको क्या बोलते हैं? डो, या फिर कुछ लोग इसको बोलते हैं डेल, मैं बोलता हूँ डो। डो एम बाय डो वाई, बरोबर। इसका मतलब होता है पार्शियल, बोलो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m with respect to y। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m with respect to y। पार्शियल डेरिवेटिव में कंसेप्ट क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव में m का आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y। बेटा अगर आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हो मतलब y आपका वेरिएबल होगा, y आपका वेरिएबल। और जब y वेरिएबल होगा तब x क्या होगा? कांस्टेंट। x होगा आपका कांस्टेंट। तो पार्शियल डेरिवेटिव में y वेरिएबल होगा तो x कांस्टेंट होता है, x वेरिएबल होगा तो y कांस्टेंट होता है, बरोबर, ऐसा हो ना? चलो तो डेरिवेटिव निकालना चालू करते हैं। बोलो m क्या है बेटा? m है 2xy प्लस y माइनस 10y। वेरिएबल अपना y है, x क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बोलोगे तो समझ में आएगा, बराबर है कि नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं। ये 2x जो दिख रहा है, ये 2x, ये 2x कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? हाँ, 2 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, तो 2x दोनों कांस्टेंट है। ये 2x कांस्टेंट अकेला है कि वेरिएबल के साथ है? कांस्टेंट वेरिएबल के साथ रहेगा तो कांस्टेंट को सॉल्व करोगे कि वेरिएबल को सॉल्व करोगे?
ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन रहता है? कांस्टेंट को तो फालतू इंसान बोलते हैं हम लोग, बराबर है कि नहीं? तो हम कांस्टेंट को सॉल्व नहीं करेंगे, कांस्टेंट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग सॉल्व किसको करेंगे? वेरिएबल को। बोलो y का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव आएगा 1, वेरी गुड। नेक्स्ट y का डेरिवेटिव 1, tan y का डेरिवेटिव, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ tan x, फंस गया ना अभी, है कि नहीं? मैथ्स 1 पास हो गया लेकिन डेरिवेटिव नहीं आता है, अरे अरे अरे, सेक्स स्क्वायर वाई, डेरिवेटिव ऑफ tan y इज सेक्स स्क्वायर वाई, तो ये आएगा 2x, यस और नो? इधर आएगा 1 माइनस सेक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, इतना किया ना? अरे बोलो ना हाँ। चलो अभी अगला डेरिवेटिव निकालते हैं, इधर ही इसके बाजू में निकालता हूँ, सब रेडी है क्या? यस और नो? चलो ध्यान देना, नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या है अपना? डो n बाय डो, बोला y, बोला उधर लिखा है सब, फिर भी गलती कर रहे हैं। ऑल दी बेस्ट। n क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स tan स्क्वायर y प्लस सेक्स स्क्वायर y। चलो डेरिवेटिव निकालते हैं। अभी तुम्हारा हीरो चेंज हो गया है, अभी तुम्हारा वेरिएबल x है कि y है? यहाँ पे डो y था नीचे, इसलिए y वेरिएबल था, यहाँ पे नीचे डो मतलब x वेरिएबल है, बरोबर है कि नहीं? चल बोल, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? हाँ 2x आएगा, ऐसा क्या कर दिया? विश्वास रख मेरे ऊपर, 14 साल से पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। सर वेरिएबल क्या है? x। सर x वेरिएबल रहेगा तो ये tan स्क्वायर y क्या है? कांस्टेंट है। अकेला है कि वेरिएबल के साथ है? तो इसको सॉल्व मत करो, tan स्क्वायर y को जैसा है वैसे लिखो। सॉल्व किसको करने का? x का डेरिवेटिव, सेक्स स्क्वायर y का डेरिवेटिव क्या आएगा? सेक्स स्क्वायर y कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? अकेला है कि वेरिएबल के साथ है? अकेला है, तो छोड़ने का नहीं, सॉल्व करने का। कांस्टेंट को सॉल्व किया तो डेरिवेटिव क्या आता है? 0। तो मेरा आंसर आ गया 2x माइनस tan स्क्वायर y। अभी आपको चेक करना है दोनों डेरिवेटिव्स के आंसर इक्वल आए कि नहीं आए। 100% आप लोग बोलोगे नहीं आए, सर ने कुछ तो गड़बड़ किया है कि नहीं? इक्वल नहीं दिख रहा है, किसको इक्वल दिख रहा है? मेरे को तो इक्वल नहीं दिख रहा है। इक्वल है क्या? हाँ इक्वल है। अरे इधर tan है, इधर सेक्स स्क्वायर है, कैसे इक्वल? हाँ, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स 1 में बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, है कि नहीं? जिसके बिना तुम लोग इधर तक पहुंचे हो, है कि नहीं? 1 माइनस सेक्स स्क्वायर वाई, 1 माइनस सेक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसा हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस। सेक्स स्क्वायर एक्स को यहाँ पे लेके जाओ, बरोबर? यस और नो? तो ये बन जाएगा 1 माइनस, इधर लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो वैसे यहाँ पे ये जो 1 माइनस सेक्स स्क्वायर वाई है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस बोलो, माइनस tan स्क्वायर वाई। अभी दोनों डेरिवेटिव सेम आ गए क्या? अरे बोलो ना हाँ या ना? यस। सो हियर व्हाट आई कैन राइट हियर, डो m बाय डो y इज इक्वल्स टू डो n बाय डो x। कंडीशन तुम्हारा सेटिस्फाई हो गया है। अभी आप लोग जंप कर सकते हो किसके ऊपर? अभी ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, तो मैं फिर से मेहनत नहीं करूंगा लिखने की, ठीक है? बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ m को जैसा है वैसे लिखने का। बोलो क्या है m? 2xy plus y minus tan y. माइनस tan y, 2xy प्लस y माइनस tan y dx। अब इंटरेस्टिंग इधर देखो क्या है, इधर क्या है n, लेकिन n को जैसा है वैसे नहीं लिखने का। n के इधर क्या लिखा है हमने? जो n वाला इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे लिखा है टर्म्स, Free from x. तो ये जो सेकंड इंटीग्रेशन है उसमें सिर्फ टर्म्स फ्री फ्रॉम x लिखना है। टर्म्स फ्री फ्रॉम x मतलब जिसमें x, फ्री फ्रॉम x मतलब जिसमें x नहीं है, नहीं तो उल्टा कर देगा एग्जाम में, है कि नहीं? फ्री फ्रॉम x मतलब जिसमें x नहीं है। इसमें कितने टर्म्स है? 1 2। क्या ये फ्री फ्रॉम x है? नहीं, इसमें तो x दिख रहा है, मतलब ये फ्री फ्रॉम x नहीं है। इसमें x दिख रहा है क्या? ये भी फ्री फ्रॉम x नहीं है। इसमें x दिख रहा है? नहीं, x नहीं दिख रहा है, मतलब ये फ्री फ्रॉम x है। तो क्या लिखने का यहाँ पे? सेक्स स्क्वायर y।
चलो स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन जो आप करोगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन के लास्ट में क्या लिखा है? इंटीग्रेशन के लास्ट में dx लिखा है, मतलब उस इंटीग्रेशन में x वेरिएबल है, y हाँ पहले वो चेक करने का, यस और नो? यस, x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, मतलब ये 2 और ये y क्या होगा? अरे x वेरिएबल है, y तो 2 तो कांस्टेंट हमेशा होता है, ऑलवेज 2 इज कांस्टेंट, y को भी क्या कहेंगे? तो 2y दोनों अकेला है कि वेरिएबल के साथ? वेरिएबल के, देखो बीच में x है ना, मतलब वेरिएबल है साथ में। कांस्टेंट वेरिएबल के साथ रहेगा तो कांस्टेंट को सॉल्व नहीं करने का, उसको जैसा है वैसा रखो, सॉल्व करेंगे x को, x का इंटीग्रेशन x² आता है, प्लस y को सॉल्व करना है या छोड़ दो? क्या लगता है? अरे भैया ये y कांस्टेंट है और ये अकेला है कि वेरिएबल के साथ है? हाँ वेरिएबल के साथ नहीं है, अकेला है। वेरिएबल के साथ रहेगा कांस्टेंट तो हम कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, लेकिन अकेला रहेगा तो उसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट? मेरा फेवरेट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ c, बोलो ना, cx, इंटीग्रेशन ऑफ 2, इंटीग्रेशन ऑफ 3, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो उसके साथ x लग जाता है, बरोबर है कि नहीं? तो इस y का इंटीग्रेशन करूंगा तो y के साथ x लग जाएगा तो xy आ जाएगा। बोलो tan y का इंटीग्रेशन, tan y भी कांस्टेंट है, हाँ x tan y, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे sec² y का इंटीग्रेशन क्या आएगा? sec² y का इंटीग्रेशन आएगा tan y इज इक्वल टू c, बरोबर है कि नहीं? ये 2 आप कैंसिल कर दो, अपना आंसर आ चुका है x² y प्लस xy, बोलो माइनस, बोलो x tan y प्लस tan y। तो कांस्टेंट को कब सॉल्व करना है, कब सॉल्व नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए, तो मैंने आपको बहुत बार बताया होगा, ठीक है नहीं? कांस्टेंट वेरिएबल के साथ रहेगा तो कांस्टेंट को सॉल्व मत करो, कांस्टेंट अकेला रहेगा तो कांस्टेंट को सॉल्व। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में जब आप सॉल्व करते हो तो कांस्टेंट का आंसर आता है c इंटू एक्स, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल लग जाता है, यस और नो? तो ये मेरे ख्याल से हमने एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल का क्वेश्चन था, एकदम बेसिक से हर चीज को यहाँ पे डिस्कस किया है। एक और क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जो कि सिंपल है, मैंने तो tan sec वाला क्वेश्चन किया है, ये सिंपल क्वेश्चन है और ये मेरे ख्याल से तुम लोग ट्राई कर सकते हो, यस और नो? ट्राई करो, कोई भी डाउट रहेगा तो ग्रुप के ऊपर शेयर करो, कोई इशू नहीं। तो ये आपको होमवर्क करना है, ट्राई करना है, नोट्स में ऐसे हमने क्वेश्चन काफी सारे किए, आ जाएगा, यस और नो? दिस इज एंड ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस किए, खत्म हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, बरोबर? अभी देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे हमने डिस्कस किया है प्रोबेबिलिटी। कौन सा? प्रोबेबिलिटी में 3 टाइप के क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत अच्छे से हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर डिस्कस किया है, यस और नो? नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन है और काफी सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के मैंने देखे क्वेश्चन बैंक में, वो अपने नोट्स से थे, तो उन क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस नहीं किया, वहां पे मैंने पेज नंबर वगैरह डाला है, आपको फायदा होगा, ठीक है? आप चेक करना, नोट्स में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। चलो सबसे पहला कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? बाइनोमियल। पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, यहाँ पे ध्यान देना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है P ऑफ R इज इक्वल टू, ओ ई नहीं लिखना है, NCRP रेस टू RQ रेस टू N माइनस R। मैं चाहूंगा कि अभी प्रोबेबिलिटी और इसके बाद न्यूमेरिकल मेथड्स जो मैं सॉल्व करूंगा, कैलकुलेटर लेके बैठो, कैलकुलेटर हाथ में रहेगा तो समझेगा मैं क्या बता रहा हूँ, तो सब समझ जाएगा, लेकिन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर आना चाहिए, बरोबर है कि नहीं? ये सॉल्व नो, इसमें अलग अलग चीजें है, इसमें N दिख रहा है, इसमें P दिख रहा है, इसमें Q दिख रहा है, इसमें R दिख रहा है। दोस्तों N क्या था? हाँ, नंबर ऑफ ट्रायल्स। P का फॉर्मूला क्या था? बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल है। और क्यूब भी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है, लेकिन किसका प्रोबेबिलिटी होता है? बोलना दीदी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन वन ट्रायल। सर आर क्या होता है? आर होता है नंबर ऑफ सक्सेसेस, आर मतलब नंबर ऑफ
सक्सेसेस। रेडी? एक एग्जाम्पल देके थोड़ा सा मैं पहले बताना चाहूंगा ये नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब क्या, सक्सेस मतलब क्या, फेल्योर मतलब क्या है कि नहीं। सपोज मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन को मैंने टॉस किया, मैं चाहता हूं कि हेड आए। क्या है? हेड, क्योंकि मेरे सामने वाला जो कैप्टन है उसने टेल मांगा है, तो मैं चाहता हूं क्या आए? हेड आए। तो कॉइन टॉस किया, यस और नो, हेड आया, मतलब सक्सेस या फेल्योर? मेरे लिए सक्सेस। मुझे हेड चाहिए था, हेड मिल गया मतलब सक्सेस। अगर टेल आता तो मैं क्या कहता? फेल्यूर। तो कभी सक्सेस मिल सकता है, कभी। तो मैंने मजाक मजाक में क्या किया, 10 बार कॉइन टॉस करके देखा, मुझे चेक करना है कि मैं कितना लकी हूँ। मैंने 10 बार कॉइन टॉस किया, 10 बार कॉइन टॉस किया मतलब मैंने कितने ट्रायल्स किए? 10 ट्रायल्स किए, 10 में से 4 बार मुझे हेड मिला। कितनी बार? मुझे हेड चाहिए था, लेकिन 10 बार कॉइन टॉस करने के बाद मैंने चेक किया तो मुझे सिर्फ 4 ही बार हेड मिला है, मतलब मुझे कितनी बार सक्सेस मिला है? सो नंबर ऑफ सक्सेसेस 4। बराबर है कि नहीं? सो आर का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। समझा क्या? वर्स्ट केस, अगर मैंने बहुत पाप किया लाइफ में, बराबर है कि नहीं, तो क्या हो सकता है? 10 बार कॉइन टॉस किया, क्या हो सकता है वर्स्ट केस? हाँ, एक भी बार हेड नहीं आया। हो सकता है ना ऐसा? एक भी बार हेड नहीं आया, मतलब कितनी बार सक्सेस मिला मुझे? एक भी बार सक्सेस नहीं मिला। ऐसा हो सकता है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो मेरे साथ हो गया। पॉसिबल है ना बेटा? प्रोबेबिलिटी में हर पॉसिबल चीज के बारे में आपको सोचना है। यस और नो? हो सकता है मुझे एक बार सक्सेस मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, 4 बार मिले। यस और नो? मैक्सिमम कितनी बार सक्सेस मिल सकता है? 10 बार कॉइन टॉस किया तो हेड मैक्सिमम कितनी बार मिल सकता है? 10 बार मिल सकता है। बहुत ज्यादा अगर मैंने पुण्य का काम किया है, बहुत लकी हूं मैं, है कि नहीं? ऊपर वाले से कोई मेरा सेटिंग है, हर बार कॉइन टॉस करूंगा, हेड हेड हेड, हर बार आया। यस और नो? सही बात है। तो मैक्सिमम कितनी बार? 10। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 10 मतलब एन नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार आप ट्रायल करोगे उतनी बार। बरोबर है? समझा? तो आर का वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल सॉल्व करने में ये कंसेप्ट तुम्हारे काम आने वाला है। तो आर का वैल्यू हमेशा चालू कहां से होता है? 0 से चालू, तो कहां तक जाता है? एन तक। कभी भी आर का वैल्यू एन से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बरोबर है कि नहीं? चलो, अब ये पी और क्यू क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जैसे अभी मैंने क्या कहा था, हेड मिला तो सक्सेस। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन अ सिंगल ट्रायल? इन अ सिंगल ट्रायल या फिर 1 ट्रायल, मैंने एक बार कॉइन टॉस किया तो हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1/2। 1/2। यस और नो? और टेल का क्या होगा? हाफ। कॉइन का क्वेश्चन सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2। 1/2 मतलब 50%। हेड 50%, टेल 50%, या फिर कुछ लोग 0.5 भी बोलते हैं। बरोबर है कि नहीं? अगर आपने पी और क्यू को ऐड किया, करके देखो क्या आता है। हाँ, तो याद रखना हमेशा पी और क्यू को अगर आप ऐड करोगे, अगर आपने ऐड किया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऑलवेज पी प्लस क्यू क्या होता है? 1। तो ये हमने बेसिक डिस्कस कर लिया बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। कॉइन इज टॉस हाउ मेनी टाइम्स? ओ, कॉइन 5 बार टॉस किया है, तो एन का वैल्यू कितना होगा बेटा? 5। एक कॉइन का क्वेश्चन है, मतलब पी 1/2 रहेगा और क्यू भी 1/2 रहेगा, है कि नहीं? फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड। अहेड लिखा है मतलब एक बार हेड आना चाहिए, मतलब मुझे एक सक्सेस चाहिए। यस और नो? हम लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला। कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए, बताऊंगा मैं कैसे करना है कैलकुलेशन। यूजिंग फॉर्मूला, पहले चिट्ठी में देख के फॉर्मूला लिखो। एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। इसमें वैल्यू पुट कर दो। आर का वैल्यू 1 है ना? बोलो एन, एन का वैल्यू कितना है? 5c। आर का वैल्यू कितना है? 1। पी 1/2 रेस टू आर, क्यू रेस टू एन माइनस आर। एन माइनस आर मतलब 5 - 1 4 आएगा। अभी कैलकुलेटर पे 5c1 कैसे करना है, पहले आप कैलसी पे 5 का बटन दबाओ। सी के लिए कुछ कैलसी पे मैंने देखा है एनसीआर का बटन है, नहीं तो शिफ्ट दबा के डिवीजन का बटन दबाओ। ये दो ऑप्शन से आपको सी मिल जाएगा, एक तो एनसीआर का बटन या फिर शिफ्ट दबा के डिवीजन। ये आया कह रहे? सी आया, ऐसा सी आता है। फिर इधर डालोगे आप 1, 5c1 आया। 5c1 इंटू, ऐसा ब्रैकेट डालने का 1/2। कुछ कैलसी पर दही का बटन रहेगा तो अच्छा है।
तुम डायरेक्ट ऐसा जैसे दिख रहा है वैसे डाल सकते हो 1/2, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास वो कैल्सी नहीं है, सादा वाला कैल्सी है। सादा वाला कैल्सी एग्जाम में अलाउड होता है एक्चुअली। ठीक है, ये 1/2 लिखा, रेस्ट टू क्या है, पावर में 1 रहेगा तो डालने की जरूरत है क्या, नहीं, इनटू फिर से 1/2 लिखो ऐसा ब्रैकेट डाल के, और रेस्ट टू क्या लिखो, रेस्ट टू 4 लिखोगे, 0.625। ये आंसर आपका पॉइंट में आया। अगर इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। जैसे आंसर आएगा, शिफ्ट ए बी सी का बटन दबाने का, शिफ्ट दबा के ए बी सी का ऐसा एक बटन है कैलकुलेटर पे, वो दबाओ, कितना आता है, ऐसा 5 आता है, ऐसा कुछ आता है, और 32 आता है, बराबर ना। तो अगर आपको फ्रैक्शन में लिखने का आंसर, तो आप लिखोगे 5 एलसी में अपना पब्लिक मास्टर है, बराबर है कि नहीं, यस। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, छोटा क्वेश्चन है मतलब 2 मार्क के लिए आएगा। समझ में आया क्या, जल्दी बोलो, है ना। चलो आगे वाले क्वेश्चन में वैल्यूज निकाल के दूंगा, बाकी कैलकुलेशन तुम लोग अपने हिसाब से कर लेना। सर कॉइन का क्वेश्चन है, कितनी बार टॉस किया है रे, तो n का वैल्यू 3, कॉइन का क्वेश्चन है मतलब p 1/2 q b 1/2। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स मतलब कितने हेड्स चाहिए, 2। तो बस वैल्यू चेंज हुए है, बाकी फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया है, कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी बता दिया है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। इसमें से जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना, ये नीचे वाला क्वेश्चन अपने नोट्स में पेज नंबर 37 के ऊपर दिया है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, क्वेश्चन रीड भी नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। Assuming that 2 in 10 industrial accidents are due to fatigue, find the probability that exactly 2 of 8 accidents will be due to fatigue, ऐसा बोला है। ठीक है, सब रेडी है, ऐसा नो, यस। ये 2 in 10 मतलब कैसे लिखते हैं, 2 in 10, 2 in 10 मतलब इतना तो तुमने सीखा रहेगा ना, 2 in 10 मतलब 2 out of 10, यस और नो, 2 out of 10 मतलब 2/10 लिखते हैं, बराबर है कि नहीं, यस और नो। ये जो 2 out of 10 दिया, ये आपको प्रोबेबिलिटी का वैल्यू दी है, 10 में से 2 एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं वो ड्यू टू फटीग हो रहे हैं, ऐसा नो। अगर P 2/10 है मतलब 0.2, तो Q क्या होगा, Q होगा 1 माइनस P, 1 माइनस 0.2, यह आ जाएगा 0.8, बरोबर है क्या, यस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 8 एक्सीडेंट्स, कितने एक्सीडेंट्स बोले हैं, 8, तो 8 में से 2 एक्सीडेंट्स मतलब n का वैल्यू, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखो 5 बार कॉइन टॉस किया तो 5 में से 2 बार हेड आना चाहिए था, वैसे भी 8 एक्सीडेंट्स हुए हैं, 8 में से 2 बार जो एक्सीडेंट होगा वो ड्यू टू फटीग होना चाहिए, सो नो। तो n का वैल्यू 8 आएगा, और एग्जैक्टली 2 लिखा है ना यहाँ पे, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आएगा। मैंने वैल्यूज निकाल के दे दी है, कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो, पहले क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेशन करना सिखा दिया है, बराबर। तो क्वेश्चन इजी था, वैल्यूज निकाल के दे दिए, पुट करो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे, आपको आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने बोला नोट्स पेज नंबर 37 के ऊपर सॉल्व है। बाइनोमियल मेरे ख्याल से यहाँ पे खत्म हो गया है, अगला क्वेश्चन जो भी हम करेंगे शायद वो पॉइजन का होगा, यस, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। रेडी एवरीवन, यस। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर बाइनोमियल कब यूज करने का, पॉइजन कब यूज करने का, समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है बाइनोमियल कब यूज करने का और पॉइजन कब यूज करने का। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो कैसे डिसाइड करेंगे, एन का वैल्यू देख के डिसाइड कर सकते हैं। अगर एन का वैल्यू 10 से कम है, 10 या फिर 10 से कम है, तो आप बाइनोमियल यूज करो, क्या यूज करो, आपको ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिलेगा। और अगर n का वैल्यू 10 से बड़ा है, n का वैल्यू 10 से बड़ा है, तो आप क्या यूज करो, पॉइजन यूज करो। समझा क्या। पॉइजन के बारे में और एक हिंट देना चाहता हूं, पॉइजन का जो फॉर्मूला है ना, पॉइजन का जो फॉर्मूला है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, वो कुछ ऐसा है, P ऑफ R e रेस टू माइनस m m रेस टू R अपॉन R फैक्टोरियल। इसमें जो m है ना, m उसको बोलते हैं मीन, क्या बोलते हैं, और इस m का फॉर्मूला है n इंटू p, बोलो n इंटू p। बाकी n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें R फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल का थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए, फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्या है। अगर 3 फैक्टोरियल रहेगा तो तुम लोग इसको कैसे लिखते हो बेटा, 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल रहेगा तो कैसे लिखते हैं, 1 फैक्टोरियल रहेगा तो 1। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट 0 फैक्टोरियल रहेगा ना, 0 फैक्टोरियल, मुझे पक्का पता है तुम लोग 0 बोलोगे, नहीं, 0 फैक्टोरियल क्या आता है, 1 आता है, भूलने का नहीं।
बाकी तो सेम है, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आएगा, 2 फैक्टोरियल 2 आएगा, यस और नो। तो ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपका क्लियर। फॉर्मूला पे आपके सामने, इस फॉर्मूला में ई रेस टू क्या लिखा है, -m। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में है ना पॉइजन के, ये देखो ऐसा वैल्यू दिया रहता है, बरोबर। अगर ऐसा ई रेस टू -2 ई रेस टू -3 अगर ई का कोई पावर दिया है क्वेश्चन में, तो समझ जाने का पॉइजन का क्वेश्चन है, क्योंकि ई का पावर पॉइजन के फॉर्मूला में आता है, बाइनोमियल के फॉर्मूला में नहीं आता है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया। एक तो एन के वैल्यू से आप डिसाइड कर सकते हो, या फिर अगर ई का पावर दिया है तो पॉइजन है, समझा के। चलो चालू करते हैं। कोई भी वैल्यू अगर क्वेश्चन में परसेंटेज में दिख रहा है, यस मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी वैल्यू किसका है, परसेंटेज का है, तो वो वैल्यू किसका होता है, वो वैल्यू प्रोबेबिलिटी का होता है, मतलब पी का होता है। कोई भी वैल्यू परसेंटेज में रहेगा तो वो पी का वैल्यू होता है। 10% of the component manufactured by a company are defective. If 12 components selected at random, find the probability that at least 2 will be defective. At least 2 will be defective. चलो बातचीत को स्टार्ट करते हैं। सब रेडी है क्या? सबसे पहले बोलो पी का वैल्यू कितना, 10%। 10% परसेंट साइन को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0.01 आएगा, 0.01 नहीं आएगा, 0.1 आएगा, मजाक कर रहा था मैं, 0.1। सर पी आ गया, यस। 12 कंपोनेंट्स आर सिलेक्टेड, कितने, हाँ तो एन का वैल्यू कितना लेने का, 12। तो एम कितना आएगा रे, एम होता है एन इंटू पी, सो 12 इंटू पी 0.1 है, तो मेरे ख्याल से 1.2 आएगा ना, यस और नो। अरे हाँ या ना, यस। कैलकुलेशन तुम लोग करके देखो, इतना छोटा कैलकुलेशन में गलती नहीं करूंगा मैं, हाँ बरोबर है। चलो अब यहाँ पे उन्होंने आर का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है, डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दिया, एटलीस्ट 2, बरोबर है कि नहीं। मैंने आपको रेगुलर बैच में अपने बताया एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली का कंसेप्ट। अभी शॉर्ट में बताता हूँ, एटलीस्ट रहेगा तो एटलीस्ट का सिंबल मैंने क्या बताया, हाँ एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एटलीस्ट 2 का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बरोबर है कि नहीं, यस। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी, सब रेडी है क्या, ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी of getting at least 2 defective items, probability of getting at least 2 defective items, yes or no। at least 2 defective items को कैसे लिखने का, आर at least मतलब greater than equal to 2, बरोबर है कि नहीं, yes or no। एटमोस्ट रहेगा तो लेस देन इक्वल टू आता है, एग्जैक्टली रहेगा तो इक्वल टू आता है, बराबर है कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर हमने किए, कभी भी ऐसा एटलीस्ट एटमोस्ट आएगा, लेस देन ग्रेटर देन का साइन आएगा ना, तो हमेशा सेफ रहने का आर के सारे वैल्यूज को लिखने का। सर आर के सारे वैल्यूज क्या होंगे, 0, कहां तक जाऊं मैं, एन तक जाने का ना, तो ये 8 9 10 11 12 इतने वैल्यूज आर के पॉसिबल है इस क्वेश्चन में। ओके हमें कौन सा वैल्यूज के लिए सॉल्व करना है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 2 चलेगा क्या, 3 चलेगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाप रे इतने कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, यूनिट टेस्ट है बाबा, है कि नहीं, नहीं कर पाएंगे इतने कैलकुलेशंस। कौन सा कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं, जीरो नहीं करना है, नहीं करना, ये टिक के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे टिक बहुत ज्यादा है, और क्रॉस तो हम लोग सॉल्व किसके लिए करेंगे, हाँ हम लोग क्रॉस के लिए सॉल्व करेंगे, यस और नो। तो जो मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा, मैं चाहिए तो यहाँ पे लिखता हूँ, जो मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा, एक्चुअली क्वेश्चन में टिक के लिए सॉल्व करना है, लेकिन टिक के लिए सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो अपना कंसेप्ट क्या है, अपना ट्रिक क्या है, मत सॉल्व करो टिक के लिए, सॉल्व किसके लिए करेंगे, क्रॉस के लिए। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें, आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इज इक्वल टू, हम लोग सॉल्व करेंगे क्रॉस के लिए, क्रॉस के लिए मतलब 0 और 1 के लिए, बरोबर। तो हम लोग सॉल्व करेंगे 0 के लिए और हम सॉल्व करेंगे 1 के लिए, और ये जो आंसर आएगा उसको 1 से माइनस करेंगे, सिंपल है, यस और नो। चलो ये जो वैल्यू आपको दिया है ना ब्रैकेट के अंदर, ये आर का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, देखते हैं ये पॉइजन में कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। फॉर्मूला आपके साइड में इधर बाजू में लिखा है, तो फॉर्मूला में मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम आपको है नहीं, यस और नो। चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, सब रेडी, चलो।
चलो ध्यान दीजिए, आर का वैल्यू क्या है बोला आपने, 0। बाकी के वैल्यूज यहाँ पे दिखेंगे आपको, यहाँ पे आपको एक ही वैल्यू चाहिए, कौन सा, एम का। फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू माइनस एम। देखो ई रेस टू माइनस एम मतलब ई रेस टू माइनस 1.2 है ना, एम का वैल्यू 1.2 है ना बेटा, इंटू एम रेस टू आर मतलब 1.2 रेस टू आर मतलब रेस टू 0 अपॉन आर फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल प्लस ई रेस टू माइनस 1.2 एम रेस टू आर, आर मतलब 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब एक काम करो तुम लोग, ई रेस टू माइनस 1.2 को कॉमन निकालो, एनीथिंग रेस टू 0 1, 0 फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन 1 1 आ जाएगा बेटा, बहुत बढ़िया। ये तो आपने कॉमन निकाल लिया है, तो बचेगा 1.2। सर 1 प्लस 1.2 2.2। थोड़ा सा मैंने मैनुअल किया, अभी मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा। कैलकुलेटर में प्रॉब्लम कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ आपको ये ई वाला वैल्यू जो है वो कैसे निकालना है वो सिखाना पड़ेगा। ध्यान देते हैं। कैलसी पे तुम लोग पहले क्या करो, 1 टाइप करो, माइनस 2.2 टाइप करो, इनटू क्या लिखने का, ऐसा इनटू ई चाहिए। ई के लिए क्या करना पड़ेगा, ई के लिए आपको शिफ्ट दबा के एलएन का बटन दबाना पड़ेगा, शिफ्ट दबा के एलएन का बटन दबाना पड़ेगा। क्या आया बेटा, ई आया क्या, जल्दी बोलो। फिर रेस टू माइनस 1.2 ऐसा डालो। कैलकुलेशन करने के लिए तुमको बुलाया आज, क्या कैलकुलेशन आया, 0. ये 2-3 लोग मिलके करो, है कि नहीं, 0.3373। ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आंसर कभी निगेटिव नहीं आना चाहिए और कभी भी आंसर 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 से छोटा आना चाहिए और 0 से बड़ा आना चाहिए, मतलब 0 और 1 के बीच में आंसर आना चाहिए। बराबर आंसर लग रहा है, मतलब 0 और 1 के बीच में। क्या आपको समझ में आया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जल्दी बोलो हाँ या ना। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एटलीस्ट का क्वेश्चन कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, बरोबर है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें वैल्यूज निकाल के दूंगा, बाकी कैलकुलेशन अभी मैं करने वाला नहीं हूं। चलो रेडी। द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स मेट विद बाय टैक्सी ड्राइवर्स फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 2। मीन कितना दिया है, 2 आउट ऑफ 5,000 टैक्सीज इन सिटी। कितने टैक्सी है भैया, 5,000 टैक्सीज है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ड्राइवर्स। नंबर ऑफ क्या पूछा है, ड्राइवर्स। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ पूछा है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ ड्राइवर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा पूछा रहेगा ना नंबर ऑफ, तो हमेशा लास्ट में नंबर से मल्टीप्लाई करने का, हमेशा लास्ट में नंबर से मल्टीप्लाई करने का, मतलब जो भी आंसर आएगा ना उसको नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, कितने टैक्सीज है, तो लास्ट में 5,000 से मल्टीप्लाई करने का आंसर को, यस और नो, बोलने का नहीं। क्लियर, चलो बातचीत स्टार्ट करते हैं। एम दिया है तुमको, पहले क्या बोला है, हु डज नॉट मीट विद एन एक्सीडेंट, यस और नो, क्लियर, हु, हाँ तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, हु डज नॉट मीट विद एन एक्सीडेंट मतलब उसका जिसका एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। सर एक्सीडेंट हुआ ही नहीं मतलब आर का वैल्यू क्या लेंगे, आर का वैल्यू क्या लेंगे, बाकी एम तुमको पता है, आर तुमको 0 दिया है, तुम लोग कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं, कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा उसको 5,000 से मल्टीप्लाई कर। ओके, सेकंड में लिखा है हु मेट विद एन एक्सीडेंट मोर देन 3 टाइम्स। सर मोर देन 3 मतलब आर का वैल्यू कैसे लिखूं, मोर देन 3, क्या बोला है, मोर देन 3। मुझे बताओ यहाँ पे आर के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 अप टू कितना, अरे 5,000 टैक्सी हो सकता है 5,000 का एक्सीडेंट हो जाए, है कि नहीं, अर्थक्वेक हो गया, सारे टैक्सी खराब, बराबर है कि नहीं, यस और नो। सर मोर देन 3 बोला है मतलब क्या क्या आएगा, 3 आएगा क्या, ताई 3 आएगा क्या, तू है क्या हमारे साथ, है ना, बोल 3 आएगा, नहीं आएगा, बराबर बोल दिए, है कि नहीं। मोर देन 3 बोला है मतलब 3 से ज्यादा, 4 आएगा हाँ, 5 आएगा हाँ, 6 7 8 9 10 11 12 अप टू, हाँ 3 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, तो टिक ज्यादा है, क्रॉस, तो समझदारी इसी में है कि क्रॉस को सॉल्व करें, मतलब हम सॉल्व करेंगे P of 0 प्लस P of 1 प्लस P of 2 प्लस P of 3
और ये पूरा जो आंसर आएगा भैया जी स्माइल करके उसको 1 से माइनस करने का, समझा गया? बाकी कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हैं और लास्ट में आंसर को 5000 से मल्टीप्लाई करना मत भूलो, है कि नहीं? यस और नो? तो मैंने ख्याल से ये भी क्वेश्चन पॉइजन का हमने सॉल्व कर दिया है। ये भी पॉइजन का क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन नोट्स में पेज नंबर 38 क्लास वर्क में सॉल्व है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर नोटबुक में देखो कैसे सॉल्व किया था, है कि नहीं? आगे ये है फिर से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नोट्स में क्वेश्चन सॉल्व है पेज 39, ये भी पेज 39 देख लेना, सिंपल क्वेश्चन है पॉइजन के। नेक्स्ट कौन सा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में है और ये सेम क्वेश्चन अपने नोट्स में क्लास वर्क में है। ये भी क्वेश्चन आपको नोट्स में सॉल्व मिल जाएगा, थोड़ा कष्ट लो और नोटबुक को देखो, ठीक है? उसमें क्वेश्चन सॉल्व है। तो प्रोबेबिलिटी के हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, यस और नो? स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स। क्या स्टार्ट करेंगे? रेडी एवरीवन? न्यूमेरिकल मेथड्स के लिए सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय जैकोबी इटरेशन मेथड। ओके, जैकोबी शुरू करें। रेडी? जैकोबी मेथड है, इसमें गॉस एलिमिनेशन करके भी कुछ क्वेश्चंस दिए, लेकिन गॉस एलिमिनेशन मेथड की स्कीम के सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस है, एक बार कंफर्म कर लेना आने वाला है नहीं आने वाला है। अगर आने वाला रहेगा तो उसका सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा। लास्ट आई स्कीम के सिलेबस में था गॉस एलिमिनेशन, तो आता है मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं गॉस जैकोबी मेथड। ध्यान देना, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय जैकोबी इटरेशन मेथड, या फिर इसको गॉस जैकोबी भी बोलते हैं। 3 इक्वेशंस आपको दिए हैं, 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, बरोबर? ऐसा और नो? स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में सबसे बड़ा कोएफिशिएंट किसका है? एक्स का। सबसे बड़ा कोएफिशिएंट 15 है, किसके साथ है वो? तो फर्स्ट इक्वेशन में हीरो कौन है? एक्स। सेकंड इक्वेशन में हीरो एक्स है कि वाई है? वाई। वाई का कोएफिशिएंट एक 20 है। और थर्ड में थर्ड इक्वेशन में हीरो कौन है? बरोबर? तो ऐसा लिखने का, अबाव equations can be written as, पहले इक्वेशन से अपने को x निकालने का, दूसरे इक्वेशन से y निकालने का, तीसरे से z निकालना है। रेडी? यस और नो? क्लियर? कैसे निकालते थे? इधर से x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले इधर क्या दिख रहा है आपको? 18। y और z को उधर भेज देंगे, तो ये 2 y और z उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो 18 माइनस 2y माइनस z माइनस जेड, बरोबर है कि नहीं? बराबर। 15 को भी उधर भेजना पड़ेगा। 15 यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है? उधर जाएगा तो ऐसा 1/15 लिखने का। क्या लिखने का? 1/15। चलो y का बोलते हैं। रेडी? बोलो। 19 माइनस 2x प्लस 3z। y निकालना है तो x और z को उधर भेज दिया, फिर 20 को शिफ्ट करेंगे, 20 जाके डिवाइड होगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 3 की बात करते हैं। बोलो। 22 माइनस 3x प्लस 6y। बोलो डिवाइड किससे करने का बाबू? 1/25। समझ में आया क्या? इसको नंबर देंगे हम लोग इक्वेशन 3। क्या मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं। कितने इटरेशन करने के लिए बोला है? 3 इटरेशन करने के। 3 इटरेशन बोला है, मतलब क्वेश्चन आएगा तो 6 नहीं, क्वेश्चन बैंक शायद 4 मार्क के लिए आएगा। ओके बेटा, ठीक है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इटरेशंस। रेडी? ध्यान दीजिए, इटरेशंस मैं स्टार्ट करने वाला हूं। रेडी? रेडी एवरीवन? अरे जल्दी बोलो रे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं फर्स्ट इटरेशन। ऐसा लिखने का है फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट करना है। रेडी? यस और नो? फर्स्ट इटरेशन में सबसे पहले हम लोग x1 निकालेंगे, फिर y1 निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे? z1। x1 निकालने के लिए, x1 निकालना है मतलब x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए अपने को फर्स्ट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा और फर्स्ट इक्वेशन में अपने को y और z का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिखूंगा, पुट। अभी हमारे पास y का कोई वैल्यू है क्या? तो 0 से स्टार्ट करने का। z का कोई वैल्यू है क्या? नहीं, तो 0 से स्टार्ट करने का।
पुट y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ऐसा मस्त लिखने का। बोलो x1, बोलो क्या लिखो, 1/15, बोलो 18 माइनस 2y, y तो 0 है, z भी 0 है, तो सिर्फ 18 ही रहेगा ना। अभी कैलकुलेटर पे 18/15 करो, 1.2, बरोबर है कि नहीं, yes or no? क्लियर। मैंने आपको कैलसी पे फिक्स मोड सिखाया था क्या? फिक्स मोड सिखाया था क्या? एक बार मोड का बटन दबाओ, मोड मोड मोड, फिक्स करके कहीं पे आया क्या? फिक्स 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 ऐसा आ रहा है कहीं पे? 1 2 3 बार दबा, आया फिक्स? प्रेस करो फिक्स। हाँ उसमें हाँ मतलब कितने डिजिट तक हमें आंसर चाहिए ऐसा कैलकुलेटर पूछ रहा है कि नहीं। वी वॉन्ट आंसर टिल 3 डिजिट, 4 डिजिट, 2 डिजिट, कितना डिजिट तक करना है? नॉर्मली हम लोग डिग्री में हम लोग 4 डिजिट तक करते हैं, तुम लोग छोटे दिमाग वाले, डिप्लोमा वाले, तुम लोग के लिए 4 करने का या 3 करने का? 4 करने का, ठीक है, फिर 4 प्रेस करो। अभी कोई भी कैलकुलेशन आप कैलसी पे करोगे 4 डिजिट तक ही आंसर आएगा, कैलसी खुद आंसर को राउंड ऑफ करके देगा आपको। ठीक, कैलसी पे बहुत कमाल चीजें हैं। अभी तो आपको ज्यादा कुछ मैंने बताया, डिग्री में तुमको और हीरो बनाऊंगा। चलो कितना है रे? 18/15। बंटी साबुन स्लो है, राव दे। हाँ अरे 18/15 1.2 आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट y1 निकालने का, ये y1 निकालने के लिए मतलब y निकालने के लिए x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा और z का पुट करना पड़ेगा। x 0 पुट किया, z भी 0 पुट किया, किया किसमें? इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में बोलो 1/20, यस एवरीवन। x 0 और z 0 तो 19 बचेगा, 19/20 कितना आता है बाबू? 0.95। अभी z निकालना है, z निकालने के लिए आप क्या पुट करोगे? x पुट करोगे और y पुट करोगे, किसमें? इन इक्वेशन नंबर 3 में। बोलो सर z इज इक्वल टू, मतलब z1, हाँ 1/25, x 0 है, y 0 है, तो बचेगा 22। 22/25 कितना आता है? 0.88। ये तुमने फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट इटरेशन में मिस्टेक रहेगा तो सेकंड इटरेशन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन के वैल्यूज को हम लोग सेकंड इटरेशन में यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड इटरेशन। रेडी क्या? जैसे फर्स्ट इटरेशन में x1 y1 z1 मिला है, वैसे सेकंड इटरेशन में तुमको x2 y2 और क्या मिलने वाला है? z2 मिलने वाला है। x2 निकालने के लिए, मतलब x निकालने के लिए, जो भी तुम्हारे पास y और z का वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में मिला है वो पुट करना है। y और z का वैल्यू जो फर्स्ट इटरेशन में मिला है, y और z का वैल्यू जो फर्स्ट इटरेशन में मिला है, बोलो क्या मिला है? y का वैल्यू 0.95 और z का वैल्यू 0.88। चलो तो पुट y इज इक्वल टू, एवरीवन बोलो 0.95 किस इक्वेशन में डालना है? इक्वेशन 1 में डाल। ये इक्वेशन 1 दिख रहा है यहाँ पे, बोलो 1/, -2 into 0.95 -0.88 -0. अब ये कैलसी पे कैसे डालोगे? कैलसी पे तुम लोग ऐसा डालो 18 माइनस 2, फिर से ब्रैकेट डालने का 0.95 माइनस 0.88, पूरा ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय कितना है? 15। ये पूरा ऐसा डालो कैलसी पे। 1.0147 1 पॉइंट 1 पॉइंट, फिर से बोलो 1.0146 फिक्स मोड में क्या आ रहा है? 47 सही है फिर, यस फिक्स मोड का कमाल है वो। ओके आ गया x2। अभी क्या निकालते हैं? y2। ये y2 निकालने के लिए क्या करूं, बोलो जल्दी। पुट x इज इक्वल्स टू, क्या आया था पहले इटरेशन में? 1.2, z इज इक्वल्स टू क्या आया था? 0.88 इन इक्वेशन 2। कैलकुलेशन सबको करने हैं बेटा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं y2, इक्वेशन 2 में डाल रहा है ना हम लोग, इक्वेशन 2 यहाँ पे दिख रहा है 1/20। आगे बोलो 19 माइनस 2x, 2x मतलब 2 into 1.2
+3z है तो +3z मतलब 0.88। चलो कैलकुलेटर बताओ वैल्यू। 0.9620. हाँ 0.9620. 0.9620 ऐसा कोई कह रहा है, मैं लिख लेता हूँ। कंफर्म, 2-3 लोगों का सेम आ चुका है, बरोबर आंसर है फिर। चलो अभी हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू 1.2 और y का वैल्यू क्या है था 95. 0.95 और z निकालेंगे। ये किसमें पुट करने का, इक्वेशन नंबर अब 2 बोलते, इक्वेशन 3 में पुट करने का। बोलो z1 1 बाय कितना राजा, 25. यस बोलो 22 3 into 1.2 plus 6 into 0.195. 0. कितना आता है 0.9640. 0.96। ये हमने कर लिया सेकंड इटरेशन। मेरे ख्याल से इतना करने का आपको आइडिया तो आ गया है कि करना क्या है। फर्स्ट इटरेशन किया, सेकंड इटरेशन किया, ऐसे ही आपको क्या करना है बेटा, Third iteration. थर्ड इटरेशन। आपने फर्स्ट इटरेशन के वैल्यूज को सेकंड इटरेशन में यूज किया, वैसे आपको सेकंड इटरेशन के वैल्यूज को Third iteration. थर्ड इटरेशन में यूज करना है। बोलो हाँ या ना। सेकंड इटरेशन के वैल्यूज को थर्ड में यूज करना है और आपको क्या निकालना है, x3 निकालना है, y3 निकालना है। और मेरे ख्याल से आप लोग ये क्वेश्चन आगे घर पे ट्राई कर सकते हो। होप यू हैव अंडरस्टूड जैकोबिज मेथड। समझ में आया क्या? Yes. सिंपल मेथड था, 3 इटरेशंस बोले थे, तीनों इटरेशन आप कर लोगे 2 महीने के, तीसरा आप कर लोगे। सॉल्व करके ग्रुप के ऊपर आंसर शेयर करो, देखो मैच हो रहे कि नहीं एक दूसरे के साथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये भी जैकोबिज का ही है। ये नोट्स के पेज नंबर 29 के ऊपर दिया है और इसमें अच्छी बात क्या है, अप टू क्या बोला है, One iteration. अरे 1 इटरेशन ही बोला है, मतलब शायद 2 मार्क के लिए वगैरह पूछ सकते हैं। आ जाएगा, Yes. आ जाएगा। तो जैकोबी मेथड डन। नेक्स्ट मेथड है तुम्हारा सीडल मेथड। कौन सा मेथड? Consider. गॉस सीडल मेथड। गॉस सीडल और जैकोबी का स्टार्टिंग सेम होता है। देखो फर्स्ट इक्वेशन में हीरो कौन है, x, सेकंड में किसका बड़ा कोएफिशिएंट है, y, थर्ड में Z. z, बराबर। तो स्टार्टिंग आपको सेम ही करने का, स्टार्टिंग आपको सेम ही करने का। बोलो कैसे लिखा था हमने, अबाव इक्वेशंस कैन बी रिटर्न एज, बोलिए x का इक्वेशन क्या आएगा, फटाफट बोलो अभी। 1/20, जो बाजू का नंबर है पहले लिखने का 1/20, फिर 17 माइनस y प्लस 2z, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट y का इक्वेशन 1/20 माइनस 18, सॉरी प्लस z आएगा। ये 3x उधर जाएगा तो -3x होगा ना। हेल्प करने के लिए आएगी, कंफ्यूज करने के लिए समझ नहीं आ रहा है कुछ। जेड पे बोलो। हाँ Minus 2x plus 3y. वेरी गुड बेटा। ये तुम्हारे 3 इक्वेशन, जैसे हमने गॉस जैकोबी में किया था वैसा ही गॉस सीडल में करना है। स्टार्टिंग समझ में आ गया होगा आपको, बरोबर है कि नहीं। लेकिन जो सीडल मेथड है ना, ये थोड़ा फास्ट मेथड है। ये कैसा है, हाँ सीडल थोड़ा स्मार्ट है, एस सीडल, एस फॉर स्मार्ट, इसको हम लोग स्मार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीडल भैया थोड़े स्मार्ट थे, उनका टेक्निक थोड़ा मस्त है। देखते हैं इनका टेक्निक क्या है, कैसे यूज करना है। सब रेडी, चालू करते हैं फर्स्ट इटरेशन। बोलो रेडी है क्या तुम लोग, जल्दी बोलो ना। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं यहाँ पे। सब रेडी हो, शुरू करें फर्स्ट इटरेशन। मैं 2 इटरेशन करूंगा, तीसरा आपको दूंगा, इसलिए फर्स्ट 2 इटरेशन को अच्छे से देखो। फर्स्ट इटरेशन, सबसे पहले x1 निकालने के लिए मैं पुट करूंगा y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 0। स्टार्टिंग तो हम लोग 0 0 से ही करेंगे ना बेटा, इन इक्वेशन नंबर 1। चलो बोलो, आपको मिलेगा x1 1/20, x का y का वैल्यू 0 है, z का वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा 17। बोलो 17/20 कितना आएगा, 0.85। आपने x का वैल्यू फाइंड किया है, बरोबर है कि नहीं। ये सीडल मेथड में क्या है, सीडल मेथड थोड़ा फास्ट है। क्यों ये फास्ट है, क्योंकि ये लेटेस्ट वैल्यू यूज करता है।
क्या करता है? Next value. देखो दो प्रकार के भाई होते हैं। वो एक भाई ऐसा है, कोई नया कपड़ा इस दिवाली में लिया तो उसको पहनता है अगले दिवाली को, स्लो है स्लो। लेकिन कोई ऐसा रहता है, आज लिया सुबह दोपहर को वही पहनेगा, यस और नो, फटाफट फास्ट, फिर नेक्स्ट हफ्ते में दूसरा शर्ट लेगा। बराबर है कि नहीं? फास्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? तो ये बहुत फास्ट मेथड है। फास्ट है क्योंकि इसमें जो वैल्यू आता है उसको इमीडिएटली यूज किया जाता है। आया, यूज करो। बराबर है कि नहीं? कैसे? देखो अभी भी आपको एक्स का वैल्यू क्या मिला है? 0.5. हाँ, जैकोबी मेथड में फर्स्ट इटरेशन का वैल्यू हम लोग सेकंड इटरेशन में यूज करते थे। इस दिवाली का कपड़ा अगले दिवाली में यूज करते थे। बराबर है कि नहीं? इधर ऐसा नहीं है, आज लिया आज ही पहनने का। बराबर है कि नहीं? स्टिडल मेथड। बोलो पुट। हाँ, वाई निकालने का है तो तुमको एक्स पुट करना पड़ेगा ना। अभी एक्स का वैल्यू क्या पुट करने का? 0.85. वेट नहीं करने का, जो आया है उसको यूज करो फटाफट। यस बोलो। 0.85. हाँ, जेड का वैल्यू अभी तक नहीं आया है तो जेड को हम लोग 0 ही लेंगे इन इक्वेशन 2। बोलो वैल्यू पुट करो। 1 डिवाइड बाय 20 पब्लिक, जो बोलेगा उसको समझ में आएगा कि -18 -3x 0.85। जेड तो 0 है ना दीदी? चलो कैलकुलेटर का कमाल दिखाओ। Minus 0.7. Minus 1.0.027. बोल मैटर चल रहा है इधर। क्या क्या? Minus 1.0275. -1.0275। हो सकता है मिस्टेक हो जाए, अब चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं। आप ट्राई करो, वही बड़ी बात है। बरोबर है कि नहीं? सर y का वैल्यू भी मिल चुका है, अभी मुझे क्या निकालने का? z। ये z निकालने के लिए x क्या पुट करूं रे? 0 पॉइंट, और y क्या पुट करूं? Minus 1.0. हाँ, जो वैल्यू मिला है उसको इमीडिएटली यूज करने का, रखने का नहीं संभाल के। इन इक्वेशन 3 बोलो Z3। यस एवरी, Z3 कैसे लिख रहा हूं मैं? सॉरी गलती से लिख दिया। Z1 फर्स्ट इटरेशन में हम लोग है ना, Z1 बोलो 1/20 25 minus 2x plus 3y। क्या आएगा? 1.010. 1.01। 4 डिजिट तक ही आंसर आएगा, टेंशन फ्री होगा ना एकदम काम। यस, तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट किया है। कैलकुलेशन जो लोग कर रहे हैं कंप्लीट करो, चेक करो हमारा सही है कि नहीं, बताओ जरा। सही है, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े क्या? लाइन स्ट्रेट आ रहा है क्या? मुझे दिख नहीं रहा है स्ट्रेट। हाँ ठीक है, चलो फर्स्ट इटरेशन के बाद अभी सेकेंड इटरेशन कर, ध्यान देना सेकेंड इटरेशन के ऊपर। सेकेंड इटरेशन फास्ट मेथड है, जल्दी आंसर आता है, इससे एक्यूरेट आंसर आता है। सेकेंड इटरेशन, सेकेंड इटरेशन में पहले क्या निकालने का? x2। x2 निकालने के लिए हम लोग y पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे y का वैल्यू? -1.0275। और z का वैल्यू क्या पुट करने का? 1.0109। किस इक्वेशन में? इन इक्वेशन नंबर 1। बराबर, इसमें डालने का है। तो बोलो क्या आएगा? 1/20 ब्रैकेट में 17 माइनस y मतलब -1.0275 प्लस 2z मतलब 2 इंटू 1.0109। ये कैलकुलेशन कीजिए। 1.0025। थोड़ा 2-4 लोग करोगे तो मुझे वेरीफाई करने में आसानी होगी। यस, नेक्स्ट हम लोग y2 फाइंड करने वाले। y फाइंड करने के लिए x पुट करना पड़ेगा। अब x का वैल्यू कौन सा पुट करने का? जो अभी भी मार्केट में आया है नया नया वैल्यू, उसको पुट करो। यस, 1.0025 पक्का? 1.0025। और z का वैल्यू, z का तो यही यूज करना पड़ेगा 1.0109। 1.0109 इन इक्वेशन बोलो बाबूजी सेकेंड। बोलो 1/20
ब्रैकेट में -18 -3x, x मतलब 1.0025 प्लस z 1.0109। कैलकुलेशन minus 0.9998. 9998। ओके, अभी हम लोग फाइंड करने वाले हैं z का वैल्यू, मतलब z2 फाइंड करेंगे। z2 फाइंड करने के लिए अपने को x पुट करना पड़ेगा। x क्या पुट करने का, 1.002. और y जो अभी भी मिला है ना, लेटेस्ट ये ना, किस इक्वेशन में बेटा, इन इक्वेशन नंबर 3। बोलो 1/20, 25 क्या, नहीं हाँ आगे 25 माइनस 2x, 2x मतलब 2 इंटू 1.0025 प्लस क्या है, प्लस 3y, 3y मतलब 9998. क्या आंसर आता है बेटा, 0.99. 0.9। तो इस प्रकार से हमने सेकेंड इटरेशन कंप्लीट कर लिया है। मेरे ख्याल से थर्ड इटरेशन आप घर पे ट्राई कर सकते हो। थर्ड इटरेशन में आपको क्या मिलेगा, x3 y3 और आ जाएगा कौन सा मेथड सीखा, गॉस सीडल मेथड सीखा। समझ में आया क्या, टाइम लगता है, कैलकुलेशन बहुत सारे हैं, लेकिन कोई डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है सब, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये नोट्स का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 30 के ऊपर नोट्स में दिया है, गॉस सीडल आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड है बाइसेक्शन मेथड। कौन सा, इसका जो पहला क्वेश्चन है, रूट लाइज बिटवीन 2 and 3, नोट्स में पेज नंबर 25 के ऊपर क्वेश्चन है, आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइंड रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। ये जो अभी हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं, बाइसेक्शन, उसके बाद रेगुलर फॉल्सी और उसके बाद न्यूटन रैप्सन। फर्क ये है, प्रीवियस जो हमने जैकोबी और सीडल मेथड पढ़ा ना, इसमें आपको तीन तीन इक्वेशन दिए थे, एक दो तीन तीन इक्वेशंस का मतलब होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए रहेंगे तो सीडल मेथड यूज करते हैं, जैकोबी मेथड यूज करते हैं, बरोबर है कि नहीं, यस और नो। तीन तीन इक्वेशन दिए थे। अगर सिंगल इक्वेशन दिया है, कौन सा इक्वेशन बोलो, सिंगल, तीन तीन इक्वेशन नहीं दिया, एक ही इक्वेशन दिया है, एक ही इक्वेशन दिए, बोलो एक ही इक्वेशन दिया, हाँ, तो ये हम लोग डिफरेंट कुछ मेथड्स यूज करते हैं। इसमें आता है आपका बाइसेक्शन, इसमें आता है रेगुलर फॉल्सी और इसमें आता है न्यूटन रैप्सन। रेडी, कैसे सॉल्व करना है, जो भी आपको इक्वेशन दिया है पहले उस इक्वेशन को लिखो, गिवन इक्वेशन। सब लोग ध्यान से देखो यहाँ पे, गिवन इक्वेशन क्या है बेटा, x³ माइनस 4x माइनस 9 जो भी लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, इस लेफ्ट साइड को f ऑफ x अज्यूम करने का। क्या अज्यूम करने का, तो f ऑफ x क्या लिखो, x³ माइनस 4x माइनस 9। उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है इन द इंटरवल 2,3। उन्होंने इंटरवल क्वेश्चन में दिया है तो अपनी मेहनत कम हो गई। इंटरवल नहीं दिया रहेगा तो अपने को 0 पुट करना पड़ता है, 1 पुट करना पड़ता है, 2 3, मतलब हम लोग पुट करते रहते हैं। कब तक, जब तक दो अपोजिट साइन नहीं आते। ये सब हमने डिस्कस किया है, अपने नोटबुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यस, यहाँ पे 2,3 लिखा है तो हम लोग डायरेक्टली चालू कहाँ से करेंगे, 2 से। पहले x की जगह पे 2 डालेंगे, बोलो f ऑफ 2, 2 डालो, 2³ माइनस 4 इंटू 2 माइनस 9, 2 का क्यूब 8 माइनस 8 माइनस 9, ये मारामारी हो जाएगा, बचेगा माइनस 9, ये नेगेटिव आया, बरोबर है। चलो अभी हम पुट करेंगे 2 के बाद 3, x की जगह पे 3, बोलो f ऑफ 3, बोलो 3³ माइनस 2 इंटू 3 माइनस 9, 3 का क्यूब, ओ इधर 4 है, इधर 4 है, हाँ, 3³ इज 27 माइनस 12 माइनस 9, कितना आ रहा है ये, 6 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है बेटा, यस और नो। और ये अपोजिट ही आना चाहिए, नेगेटिव आया तो ये वैल्यू पॉजिटिव आना ही चाहिए, आ रहा है क्या, तो ये आपको समझ में आ गया। हाँ, रूट हमारा 2 और 3 के बीच में है, कंफर्म। अभी जो भी आंसर आएगा वो 2 और 3 के बीच में आना चाहिए। कैलकुलेशंस का पार्ट मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर करने वाला हूँ। सब रेडी हो, हम लोग टेबल यूज करके कैलकुलेशन करते हैं, आपको पता होगा। टेबल हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे a लिखता हूँ, यहाँ पे b लिखता हूँ, यहाँ पे c, बाइसेक्शन मेथड में a प्लस b अपॉन 2, और यहाँ पे f ऑफ c, यहाँ पे क्या लिखता है f ऑफ c, बराबर। सबसे पहले a का वैल्यू क्या है आपका, देखो रूट लाइज बिटवीन, क्या है आपका, 2 and 3. रूट लाइज बिटवीन
2,3। तो ये ए जो है वो 2 रहेगा, बी जो है वो 3 रहेगा। तो आपको ए का वैल्यू 2 लिखना है, बी का वैल्यू आपको लिखना है 3। साइंस पॉजिटिव नेगेटिव एक बार मेंशन कर लो। 2 के ऊपर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? नेगेटिव आया है। 2 के ऊपर नेगेटिव आया है और 3 के ऊपर पॉजिटिव आया है। ठीक है, चलो सी निकालेंगे। रेडी एवरीवन? C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2, मतलब 2 प्लस 3 बाई 2, ये आ जाएगा 2.5। हाँ, 2 और 3 का मिड पॉइंट 2.5 आता है कि नहीं? बाई सेक्शन मिड पॉइंट आता है। एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ 2.5 आपको निकालना है, बरोबर। आपको एफ ऑफ एक्स तो पता ही है ना। देखो ना क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स क्या दिए, एफ ऑफ एक्स क्या दिया यहाँ पे देखो ना। एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9, क्या है एफ ऑफ एक्स? एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। आपको एफ ऑफ 2.5 चाहिए, मतलब आपको इस x की जगह पे क्या डालना पड़ेगा? x की जगह पे 2.5 डालना पड़ेगा। बोलो क्या लिखोगे? 2.5 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस 9। यूज योर कैलकुलेटर, क्यूब वगैरह सब कैलकुलेटर पर। माइनस 3.7। ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? ठीक है, ध्यान देना। अभी मैं क्या बता रहा हूँ सुनो। ये आंसर नेगेटिव आया है, बोलो आया ना। ये जो सी आता है ना, ये सी एक तो ए की जगह लेगा या फिर बी की जगह लेगा। ए और बी दोनों में से कोई एक चेंज होने वाला है। इधर एफ ऑफ सी का वैल्यू नेगेटिव आया कि पॉजिटिव? नेगेटिव आया है। नेगेटिव कौन सा कॉलम है? तो ए चेंज होने वाला है, ए चेंज होने वाला है, मतलब ये 2 हट जाएगा। 2 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। 2 की जगह पे क्या आ जाएगा बोलो? 3 तुम्हारा सेम रहेगा। 3 तुम्हारा। तो ये सी को मैंने ए के नीचे क्यों लिखा? क्योंकि सी जो है अपने को नेगेटिव साइन दे रहा है। नेगेटिव साइन ए के कॉलम में है, तो सी आएगा ए के कॉलम में, बरोबर है। यस और नो? चलो सी निकालेंगे अभी। ए प्लस बी अपॉन 2, बोलो क्या आएगा? ये 2.75। बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम निकालेंगे एफ ऑफ 2.75। बोलो 2.75 का क्यूब डाल दो एफ ऑफ एक्स में। 2.75 4 इंटू 2.75 माइनस 9, कितना आ रहा है ये? 0.7969। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये बी की जगह लेगा कि ए की जगह लेगा? तो ये सी का जो वैल्यू है ये बी के कॉलम में लिखो, समझे कि नहीं? चलो सी निकालते हैं फिर से। ए प्लस, बहुत सिंपल तरीके से मैं सिखाता हूँ टेबल वगैरह लिख के, बरोबर है कि नहीं? कितना आएगा? 2.6250। चलो एफ ऑफ 2.6250। क्वेश्चन में कितने इटरेशन बोले थे? मुझे याद नहीं आ रहा, चेक करता हूँ। 2 बोला था क्या? ठीक है, अगर 2 इटरेशन बोला है तो आपको 2 इटरेशन पूरे करने हैं। ये आपने फर्स्ट इटरेशन किया, ये आपने किया, यस और नो? थर्ड इटरेशन आधा करना है। आपको पता है ना, 2 इटरेशन बोला रहेगा तो 2 पूरा करके तीसरा आधा करने का। तीसरा आधा मतलब सी के वैल्यू तक करने का। आ गया सी का वैल्यू? यस, ये जो सी का वैल्यू आया है वही आपका अप्रोक्सीमेट रूट है, वही आपका। तो अप्रोक्सीमेट रूट इज, बोलो x इज इक्वल्स टू 2.625। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। समझा? एकदम सिंपल वे में लिखा है, टेबल बना के। मुझे अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, सिंपल तरीका सॉल्व करने का। बाइसेक्शन मेथड समझ में आया? इसके आगे रेगुलर फाल्सी मेथड है, सेम मेथड है, सिर्फ उसमें सी का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। सी का ये शायद बाइसेक्शन का ही क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर लो घर पे जाके, ठीक है। नेक्स्ट, ये रेगुलर फाल्सी का मेथड है। रेगुलर फाल्सी में ये क्वेश्चन नोट्स में है, मतलब मैं सॉल्व नहीं करूंगा पेज नंबर 26 के ऊपर। सिर्फ सी का फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। सी का फॉर्मूला होता है ए एफ ऑफ बी अपॉन एफ ऑफ बी माइनस। तो कैलकुलेशन थोड़े से क्रिटिकल हो जाते हैं, बाकी ई वगैरह हमने सीखा है, शिफ्ट दबा के एल दबाओ वगैरह वगैरह। और नोट्स में सेम क्वेश्चन सॉल्व बराबर आपको आ जाएगा। और इसके बाद न्यूटन रैप्सन मेथड, ये भी आखिरी मेथड है।
यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन ये भी आपको नोट्स में सॉल्व मिल जाएगा पेज नंबर 27 के ऊपर। चेक करो न्यूटन रेफसन मेथड भी। मेरे ख्याल से हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। जो नोट्स में क्वेश्चंस है आपको नोट्स रेफर करना है, नोटबुक चेक करना है, डाउट रहेगा तो ग्रुप के ऊपर शेयर करो। कल का दिन एक बीच में है, अगर इनकेस कोई डाउट रहता तो कल आप मैसेज करो, हम लोग लेक्चर एक कंडक्ट करते हैं, उसमें हम लोग आपके डाउट सॉल्व कर लेंगे। आउट ऑफ मिलना चाहिए यूनिट टेस्ट में, सिंपल क्वेश्चन बैंक है और हमने मेहनत किया है, मार्क्स मिलना चाहिए, बरोबर, यस और नो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था फिर से बताता हूँ, यूनिट टेस्ट के बाद क्रैश कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं। अगर मैथ्स में कॉन्फिडेंस कम है, बाकी सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंस कम है तो चांस मत लो, सेकंड ईयर में जाना है, केटी लेके नहीं जाना है, ऑल क्लियर होके जाना है। तो क्रैश कोर्स डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।